हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आपका स्वागत है। और हमारी जो सीरीज़ चल रही है यूपीएससी स्पेशल डाउन टू अर्थ वेबसाइट से जो न्यूज़ कंपाइलेशन हम यहाँ पर आपको करा रहे हैं पिछले 3 महीने का, ये फोर्थ जो कंजिक्यूटिव मंथ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जनवरी 2022। ठीक है, तो नया साल है और हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि यहाँ से पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन आने का। ठीक है, अलग अलग सेक्टर कवर किए जाते हैं, पिछली 3 वीडियोज़ में भी इनके बारे में डिस्कस किया है। अंग्रेजी में ही प्रकाशित होती हैं, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए हिंदी भाषा में इसको बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और जो न्यूज़ 2-3 पेपरों की बनती है उसको सिंथेसाइज करके यहाँ पर लाता हूँ। साथ से साथ इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल कराते हैं। एक तो आपको एनोटेड पीडीएफ मिलेगी, एक आपको क्लियर पीडीएफ मिलेगी। वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके, इसके अलावा इस बार मैं इसमें कुछ नया भी करने वाला हूँ। इसमें मैं आपको चैप्टर्स भी इसमें लगा करके दूंगा। ठीक है, ताकि आपको इजी रहे चीज़ों को देखने का कि हाँ भाई क्या क्या टॉपिक्स कवर किए गए हैं। ओके, तो चैप्टर्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं, आप उसको ज़रूर से देखिए। चलिए, ये तो हो गई इसके बारे में बात। आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें काम की होती हैं। ये आपका ये वीडियो पोस्ट करके एक बारी पढ़ लेना। ठीक है, विशेष मुद्दे होते हैं, इनको बहुत सारी पीडीएफ कंपाइलेशन वाले कवर भी नहीं करते हैं। ठीक है, और ये एक अच्छी वेबसाइट है डाउन टू अर्थ, यहाँ से काफ़ी जो सोर्सेज देखे गए हैं। कुछ नहीं तो आपका, अगर आप देखो तो एक तरीके से आपका जो सोचने का पर्सपेक्टिव है वो यहाँ से चेंज होता है। ओके, पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पहली न्यूज़ आपको मिलेगी एनवायरमेंटल सेक्शन से। लिखा हुआ है, हाफ ऑफ ग्लोबल क्रॉपलैंड एक्सपेंशन रिप्लेस नेचुरल वेजिटेशन एंड रिकवर। देखिए, अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारे पास जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमने किया है वो कम पड़ता चला जा रहा है। हमारे पास फूड ग्रेन्स कम होते चले जा रहे हैं। बेसिकली बात ये है। ओके, अब खाने के लिए अगर ज़्यादा चीज़ें चाहिए तो पेड़ को काटेंगे और उसकी जगह पर हम खेती करेंगे, यानी फूड ग्रेन का प्रोडक्शन करेंगे। उसको कहते हैं क्रॉपलैंड एक्सपेंशन। ओके, पेड़ खत्म हुआ, नेचुरल वेजिटेशन ट्री कवर खत्म हुआ, रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा? ग्लोबल क्रॉपलैंड एक्सपेंशन के द्वारा। यानी आपने वहाँ पर जो फूड ग्रेन के लिए आपकी क्रॉप हो सकती थी, जो खाने के लिए आप यूज़ करते, वैसी फसलें आपने यहाँ पर उगाई। ओके, अब इसके अंदर आपको मिलेगा कि 2003 से लेकर के 2019 तक आपको मिलेगा कि क्रॉपलैंड एरिया अक्रॉस द वर्ल्ड 9% इंक्रीज हुआ है। यानी आप समझिए कि नेचुरल वेजिटेशन और ट्री कवर यहाँ पर रिड्यूस हुआ होगा। क्रॉपलैंड नेट प्राइमरी प्रोडक्शन अगर हम देखें तो 25% यहाँ पर हो चुका है फ्रॉम 2003 टू 2019। ओके, आपको जैसे जितना समझना है कि क्रॉपलैंड एरिया के बढ़ने से क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, नेचुरल वेजिटेशन ट्री कवर कम हो जाएगा। कितना बढ़ा है? 9% बढ़ा है। बाकी का डाटा आप इग्नोर कर सकते हो। ओके, ये देखो, अफ्रीका, साउथ अमेरिका जैसे जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो क्रॉपलैंड एक्सपेंशन आपको देखने के लिए मिलेगा वो अफ्रीका के अंदर है, 34%। डायरेक्ट पॉइंट पीटी में भी पूछा जा सकता है। क्रॉपलैंड एक्सपेंशन एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से फॉरेस्ट यहाँ पर लॉस हो रहे हैं। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसका नाम है SDG 14, जो कहता है आपको लाइफ बिलो वाटर, पानी मतलब जो आपका ओशन है उसके नीचे का क्या चल रहा है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 में है। एक है SDG नंबर 15, जिसमें आपको बताया गया है लैंड एबव वाटर, यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात की गई है। डेजर्टिफिकेशन, डिफोरेस्टेशन को रोकने की बात है। तो ऐसे नहीं हासिल होगा अगर आप क्रॉपलैंड एक्सपेंशन को करते चले जाओगे, तो इसको हमें यहाँ पर रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इतना पता होनी चाहिए ताकि हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकें, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल कर सकें। इसलिए क्रॉपलैंड एक्सपेंशन को रोकना पड़ेगा। उसके लिए अलग अलग तरीके की पॉलिसीज़ आपको यूज़ करनी पड़ेगी। तो किस तरीके से ग्लोबल क्रॉपलैंड एक्सपेंशन यहाँ पर हो रहा है उसकी बारे में बात यहाँ पर की गई, आपको समझ में आया होगा। दूसरी न्यूज़ आपके सामने है। यहाँ पर जो IIT गुवाहाटी है उन्होंने एक नई स्टडी की, उन्होंने एक नया बेसिकली वे फाउंड किया है। देखिए, सोलार एनर्जी है, उसका यूज़ करने के लिए सोलार पैनल्स चाहिए होते हैं। सोलार पैनल्स में कई सारी लेयर्स लगी होती हैं। इन लेयर्स में से एक लेयर होती है जिसका नाम है पेरोव्स्काइट। ओके, ये लेयर जिस भी सोलार डिवाइस में लगी हुई उसको हम कहते हैं पेरोव्स्काइट बेस्ड डिवाइस। ओके, ये चीज़ है। इसके अंदर हम सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज़ करते हैं जो कि हमें आसानी से मिल जाता है। इसी वजह से आपको समझ में आएगा कि पेरोव्स्काइट बेस्ड डिवाइसेस यहाँ पर चलती हैं। लेकिन इन डिवाइसेस के साथ एक दिक्कत है, ह्यूमिडिटी या ऑक्सीजन की कंडीशंस इधर उधर हुई तो ये अनस्टेबल हो जाती हैं। ओके, इसीलिए इनका कमर्शलाइजेशन रेस्ट्रिक्ट है। इनको कमर्शलाइजली यूज़ नहीं करते, आप हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, ये चीज़ें हुई। तो अब इस अनस्टेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए IIT गुवाहाटी के साइंटिस्ट ने नई चीज़ लेकर के आए हैं। ये पॉली इलेक्ट्रोलाइट बेस्ड कह सकता हूँ डिवाइसेस यहाँ पर अब यूज़ करेंगे सोलार पैनल्स को मैन्युफैक्चर करने में। ओके, तो सोलार पैनल्स को ज़्यादा एफिशिएंट बनाएंगे, चीपर बनाएंगे, उनको रिसाइक्लेबल भी बनाएंगे। और ये जो आपका पेरोव्स्काइट मटीरियल था इसको स्टेबलाइज करेंगे, या फिर आपका देखोगे कि
जो अलग तरीके की टेक्नोलॉजी है लाइक पॉली इलेक्ट्रोलाइट है, इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, पॉली इलेक्ट्रोलाइट का अगर आप यूज़ करते हो तो आप ज़्यादा स्टेबल जो मटेरियल है वो यहाँ पर क्रिएट कर पाओगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, पेपर ने साफ साफ ये बात बताई कि डेवलपिंग लार्ज स्केल पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स रिक्वायर हाई क्वालिटी डिफेक्ट फ्री पेरोव्स्काइट फिल्म्स। ओके, तो इस लेयर के अंदर आपको पता चलेगा कि एक लेयर आपको चाहिए होती है पेरोव्स्काइट की। ये आपके लिए एक दिक्कत यहाँ पर हो जाता है जिसकी वजह से आप लार्ज स्केल सोलार सेल्स नहीं बना सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हैं। अब ये इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स वगैरह का किस्सा है, उधर हम डिटेल में नहीं जाते हैं इतना। द मोस्ट कन्वीनियंट वे, अगर हम इसका पूरा पोटेंशियल यहाँ पर चाहते हैं तो हमें इसको स्टेबल बनाना पड़ेगा। और स्टेबल बनाने के लिए एक नया जो मटेरियल है वो यहाँ पर क्रिएट किया गया है जिसका नाम है पॉली इलेक्ट्रोलाइट, यानी पॉलीमर है जिसके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस वगैरह हैं। इतना डिटेल में नहीं जाना, बट आप समझो कि ये सब काम कैसे क्यों किया गया है। ओके, तो जो पेरोव्स्काइट फिल्म्स यहाँ पर यूज़ की जाती है उनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करने में ये आपका काम में आएगा। ओके, जितने भी कंपोनेंट यूज़ किए जाएंगे इन द हाइब्रिड पेरोव्स्काइट बेस्ड सोलर पैनल्स कैन बी रिसाइकल्ड ईजिली। ये पॉइंट भी याद रखना कि ये जो मटेरियल डेवलप किया गया है ये रिसाइकलेबल है, ये रिसाइकल किया जा सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और मोर इको फ्रेंडली भी यहाँ पर है, क्योंकि ह्यूमिडिटी और ऑक्सीजन से आपकी जो पेरोव्स्काइट मटेरियल है उसको यहाँ पर बचा करके रखेगा, स्पेशली ऑन रूम टेम्परेचर। ओके, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। जस्ट थोड़ा सा पॉइंट था कि हाँ भाई क्या चीज़ें की कमी है और क्या किया गया है, बस बात खत्म हो गई। तीसरा आ जाता है, लिखा हुआ है बायो एनर्जी क्रॉप्स के बारे में। आर्टिकल बताता है कि अगर आप बायो एनर्जी क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हो तो जहाँ पर भी आप इनको लगाते हो वहाँ की जो एयर है वो कूल हो जाती है, उसका टेम्परेचर गिर जाता है। ओके, तो ये हमारी क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में मदद कर सकती है। लिखा है कि कन्वर्टिंग एनुअल क्रॉप्स जो आप अभी उगाते हो, अगर आप उनको ना उगाओ, आप पेरिनियल बायो एनर्जी क्रॉप्स को उगाओ, तो आप जो है वो उसका कूलिंग इफेक्ट यूज़ कर सकते हो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। जहाँ पर भी बायो एनर्जी क्रॉप्स उगाई जाती हैं वहाँ पर टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो अभी अभी बेसिकली मैं यहाँ इस पॉइंट में आपको बताता हूँ कि बायो एनर्जी क्रॉप्स पूरी दुनिया में लगभग 3.8% एरिया पर उगाई जाती हैं और इनके अलग अलग तरीके के बायोफिजिकल इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग टेम्परेचर गिरता उठता रहता है, और अगर हम ग्लोबल नेट चेंज की बात करें तो वहाँ की जो एयर है वो लगभग 0.08 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देती है एयर का टेम्परेचर। ओके, तो ये जो इफेक्ट है वो इस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है। तो जब आप ग्लोबल वार्मिंग से मिटिगेशन के कुछ मीजर्स लिख रहे हैं तो उसमें जस्ट एक पॉइंट में आप बायो एनर्जी क्रॉप प्रोडक्शन को भी लिख सकते हो। ओके, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रिसर्चर्स ने ये भी फाउंड किया कि ग्लोबल एयर टेम्परेचर डिक्रीज किया जा सकता है इस मदद से। तो बायोफिजिकल कूलिंग और वार्मिंग इफेक्ट जो दिखाए जाते हैं बायो एनर्जी क्रॉप्स के द्वारा, देखिए वार्मिंग इफेक्ट भी हैं, कूलिंग इफेक्ट भी हैं, अलग अलग रीजनल बेसिस पर ये सब काम होते हैं। और इससे जो बायो एनर्जी क्रॉप का कल्टीवेशन है उसको भी यहाँ पर बढ़ाया जाए, और इसमें कार्बन कैप्चर और जो स्टोरेज वाली टेक्निक्स हैं वो भी यहाँ पर हेल्पफुल हो सकती हैं, जिसकी मदद से बायो एनर्जी क्रॉप के टाइप को भी यहाँ पर मॉनिटर किया जा सकता है। कुछ क्रॉप्स हैं लाइक यूकेलिप्टस है, पॉपुलर है, विलो है, ओके, मिस्कैंथस है, ये सब कुछ ऐसी बायो एनर्जी क्रॉप्स हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी निकल सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज बायो एनर्जी क्रॉप्स। ओके, तो ये पांचों नाम आपको यहाँ पर देखने हैं। कूलिंग इफेक्ट ये काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, जो वार्मिंग इफेक्ट हैं या फिर ग्लोबल वार्मिंग है उससे लड़ने में हमारी मदद कर सकते हैं। यूकेलिप्टस के लिए सबसे ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है, और सबसे ज़्यादा जो वार्मिंग इफेक्ट है वो स्विच ग्रास के लिए देखने के लिए मिल रहा है। ओके, सब बायो एनर्जी क्रॉप्स हैं। बायो एनर्जी क्रॉप्स टेम्परेचर को गिरा भी सकती हैं और उठा भी सकती हैं, ये डिपेंड करता है रीजनल बेसिस पर किस तरीके की आप यहाँ पर जो है वो बायो एनर्जी क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं रॉयल डच शेल टू टेम्पररी हार्ट सीस्मिक सर्वे इन द साउथ अफ्रीकाज वाइल्ड कोस्ट। कोई न्यूज़ काम की नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि वाइल्ड कोस्ट कहाँ पर है। वाइल्ड कोस्ट ये रहा, ये आपका साउथ अफ्रीका का मैप है, और साउथ अफ्रीका के अगर आप ईस्ट में देखोगे तो आपको ये मैप दिख जाएगा। बेसिकली साउथ ईस्ट में आप यहाँ पर देखोगे तो ये आपको वाइल्ड कोस्ट नज़र आ जाएगा। ओके, यहाँ पर वही कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं कि माइनिंग वगैरह मिनरल रिसोर्सेज एनर्जी यूज़ की जाए या ना की जाए। ओके, सिस्मिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं उस वजह से। इंडियाज़ ओल्ड डैम गांधी सागर इन एमपी नीड इमीडिएट रिपेयर। कैग की रिपोर्ट आई कि इंडिया में बहुत सारे पुराने डैम्स हैं, उनमें से एमपी के अंदर गांधी सागर डैम है जो कि चंबल रिवर पर बना हुआ है, उसमें इमीडिएट रिपेयर की ज़रूरत है। ये बात कैग की रिपोर्ट ने वार्न किया है। ठीक है, और नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए जो 5 वाटर रिजर्वर्स डिक्लेयर किए गए हैं उनमें से एक है आपका गांधी सागर डैम।
तो ये कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि रेगुलर चेक्स नहीं हो रहे हैं, उनकी एब्सेंस देखने के लिए मिल रही है, नॉन फंक्शनल इंस्ट्रूमेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, साथ ही साथ ड्रेन्स जो है वो भी चौक हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो डैम है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। और ये बात कैग ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ बताई। गांधी सागर डैम 1960 में यहाँ पर बनाया गया था। जो राजस्थान की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर भी ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराने के लिए ये सब चीज़ें यहाँ पर की गई थी। ओके, इट हैज़ बीन ब्रीच्ड सेवरल टाइम्स, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने के लिए मिली हैं रिसेंट ईयर में, और फ्लड्स भी देखने के लिए मिली हैं डाउन स्ट्रीम एरियाज़ के अंदर। गांधी सागर डैम को कैटेगरी 2 का डैम यहाँ पर इंस्पेक्शन रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है। डैम्स जिनके अंदर मेजर डिफिशियंसीज होती हैं या फिर कंप्लीट फेलियर होने की कगार पर हो सकते हैं या फिर पार्शियल फेयर हो सकते हैं या तुरंत उनमें ज़रूरत होती है, उनको कैटेगरी 1 में रखा जाता है। और जिनमें कुछ मीडियम डिफिशियंसीज होती हैं लाइक गांधी सागर डैम, इनको कैटेगरी 2 के अंदर रखा जाता है। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कैग की रिपोर्ट ने मेंशन किया देयर इज़ वन डैम इन कैटेगरी 1, इन्होंने कैटेगरी 1 में एक डैम को रखा है जो कि पूरी तरीके से फेल हो सकता है कभी भी, यानी उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है या फिर पूरी तरीके से रिवाइव करने की ज़रूरत है। इसका नाम रिलीज़ नहीं किया गया है न्यूज़पेपर्स के अंदर। ओके, और ये चीज़ें आपको पता चलेंगी। बहुत सारे डैम हैं, 27 से ज़्यादा डैम हैं एमपी के अंदर जिनको कैटेगरी 2 के अंदर लिखा गया है, मतलब इमीडिएट अटेंशन देने की ज़रूरत है। ओके, तो ये न्यूज़ थी आपकी, आपको पता होना चाहिए था। इसके अलावा एक नया कोविड वेरिएंट निकल के आया जिसका नाम है IHU, और इसके अंदर 46 म्यूटेशंस होते हैं, यानी कि ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा खतरनाक ये चीज़ आपको निकल करके आएगी। ओमिक्रॉन के अंदर लगभग 32 के करीब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे म्यूटेशंस, लेकिन यहाँ पर साउथ फ्रांस से निकल करके आया है IHU। इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट्स। ओके, फ्रेंच में इसकी नाम कुछ और है, तो शॉर्ट फॉर्म जो है उसी तरीके से बनाई गई है। इसका जो अगर आप पर्टिकुलर साइंटिफिक टर्म्स में देखें तो V1640 इसका जो है वो नाम रखा गया है। 46 म्यूटेशंस हैं, 37 डिलीशंस हैं, और फ्रांस से निकल करके ये आया है। ओके, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ IHU। इसके अलावा उड़ीसा की गंजम डिस्ट्रिक्ट है वो अब चाइल्ड फ्री यहाँ पर हो चुकी है। कैसे हुई चाइल्ड फ्री, हमारे लिए ये जानना जरूरी है। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ के, उन्होंने ऐसे जितने भी लोग हैं जो चाइल्ड मैरिजेस को इन्फॉर्म कर सकते थे या उनके बारे में बता सकते थे, उनको पहले 5,000 रुपये रिवॉर्ड दिया जाता था। अब 5,000 में कोई अपने रिश्तेदार को धोखा नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसको बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया, ठीक है। अब 50,000 रुपये उस आदमी को दिए जाते हैं जो भी रिपोर्ट करेगा कि हमारे यहाँ चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं, उसको 50,000 रुपये दिए जाएंगे और तुरंत जाकर के चाइल्ड मैरिज को रोक लिया जाएगा। क्यों ना इसको नेशनल लेवल पर लागू किया जाए। साफ साफ ये अब अगली न्यूज़ आती है, लिखा हुआ है उड़ीसा बॉडी टू पार्लियामेंट्री पैनल। इन्होंने कहा कि जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स की मैरिज एज को 21 मत कीजिए, लीगल एज को इसको मत बढ़ाइए। ओके, उड़ीसा का जो स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, उन्होंने अर्ज किया है पार्लियामेंट से कि 18 जो एज है उसको ही यहाँ पर मिनिमम रहने दीजिएगा, और बॉयज़ के लिए भी आप उसको 18 ही कर दो, बढ़ाओ मत, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि इसके कारण आपको देखने के लिए मिलेगा कि नई प्रॉब्लम्स उभर कर के आएंगी, अनवांटेड प्रेगनेंसीज और फोर्टिसाइड्स के केसेस देखने के लिए मिलेंगे। अगर ये इनेक्ट किया गया पूरा एक्ट जिसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एक्ट, अगर इसको रीडिफाइन किया गया तो काफ़ी ज़्यादा जो अदर तरीके के लॉज हैं, कस्टम्स हैं, यूजेस हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उन पर ओवर राइडिंग इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। मतलब वो लोग अपने तरीके से उन चीज़ों को चेंज कर लेंगे फिर। ओके, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं उड़ीसा की सरकार को, और उन्होंने पार्लियामेंट से कहा है कि ऐसा मत करो। उसके बाद इंडिया में कैंसर का बर्डन बढ़ता जा रहा है, और कोविड-19 ने इस गैप को ज़्यादा ही बढ़ा दिया है। यानी हम सिर्फ कोविड-19 के डिटेक्शन में ही रह गए, हमने ना तो टीबी पर ध्यान दिया, ना हमने मलेरिया के केसेस पर ध्यान दिया, और ना ही अब न्यूज़ के अंदर आया है कि ना ही हमने कैंसर पर ध्यान दिया है। कैंसर केसेस इन इंडिया एवरेज अगर हम देखें 1.1 से लेकर के 2% तक इंक्रीज़ देखने के लिए मिला है, और कोविड-19 ने इस चीज़ सिचुएशन को और ज़्यादा बढ़ाया। डाटा कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कैंसर से हमारी जो केसेस हैं 2000 देखिए ग्लोबली बात करें तो लगभग 21% इंक्रीज़ हुआ है, इंडिया में 1.1% इंक्रीज़ हुआ है। डाटा पूरे 10 साल का है, सन 2010 से लेकर के 2019-20 तक का डाटा यहाँ पर है। ओके, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स से बचने के लिए थाईलैंड ने एक अर्ली वार्निंग टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जिससे कि हम 70 मिलियन लोगों को डिजास्टर से बचा सकते हैं। टेक्नोलॉजी थाईलैंड की है, या तो हम इंपोर्ट करें, और इंपोर्ट तो अब किसी चीज़ का करना भी नहीं होता, मेड इन इंडिया हमें ऐसे अर्ली वार्निंग डिटेक्शन टेक्नोलॉजीज बनानी पड़ेंगी।
जिसका नाम है थाई वेयर, क्योंकि थाईलैंड की है। अगर ये इंडिया की होती तो इसका नाम होता है इंडी अवेयर। ओके, तो इस तरीके की अर्ली वार्निंग और हजार्ड मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया गया है थाईलैंड के द्वारा, और ये सपोर्ट करता है कि 70 मिलियन जो रेसिडेंट्स हैं उनको नेचुरल डिजास्टर से बचाया जा सके, डिजास्टर को मैनेजमेंट किया जा सके। थाईलैंड काफ़ी ज़्यादा प्रोन है, नेचुरल डिजास्टर्स वहाँ पर आते रहते हैं, फ्लड्स हैं, ड्रॉट्स हैं, ट्रॉपिकल स्टॉर्म से देखने के लिए मिलते हैं। थाईलैंड के अंदर उनका डिजास्टर प्रिवेंशन मिटिगेशन एक्ट काम करता है। ऐसा सब डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप समझिए कि थाई अवेयर जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं, ये रियल टाइम है, डायनामिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों तरीके के सोर्सेज को यूज़ करते हैं। दुनिया के मोस्ट एडवांस मल्टी हजार्डस एक्सपोजर मॉडलिंग कैपेबिलिटीज़ सिंगल प्लेटफॉर्म में डाल करके इसको बनाया गया है थाई अवेयर को। ओके, तो इससे क्या है कि इकोनॉमिक लॉस को रोका जा सकता है, जो कि नेचुरल डिजास्टर के कारण काफ़ी ज़्यादा होता है। और इंडिया में भी इस तरीके के सिस्टम्स हैं, लेकिन अच्छे सिस्टम रियल टाइम डायनामिक इन्फॉर्मेशन बेस्ड होने चाहिए। ओके, ये चीज़ है। नई किट सामने आई है जिसका नाम है ओमी श्योर। इंडिया की पहली RT-PCR किट है, इंडिया की पहली RT-PCR किट है जो कि ओमिक्रॉन को सिर्फ 4 घंटे में डिटेक्ट कर सकती है। ओके, ये सिंपल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। किट जो है वो डेवलप की गई है बाई ICMR NIV पुणे के द्वारा, और ICMR और टाटा MD पार्टनरशिप दोनों ने साथ मिलकर के इस चीज़ को यहाँ पर डेवलप किया है। ये ओमी श्योर इसका नाम है, टाटा MD ने डेवलप किया। रियल टाइम RT-PCR टेस्ट किट है, क्विक डिटेक्शन करेगी ओमिक्रॉन वेरिएंट की, जो कि SARS-CoV-2 का है। ओके, बेसिकली 2 चेक्स प्लेस होते हैं इसके अंदर फॉर ओमिक्रॉन डिटेक्शन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी टू डिटेक्ट अदर SARS-CoV-2 स्ट्रेन्स। बाकी के भी डिटेक्ट कर सकता है ये। यहाँ पर ओमिश्योर आप देखोगे कि पहला टेस्ट है पूरी ग्लोबली टू एम्प्लॉय अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एस जीन्स वायरल टारगेट्स। और इतना डिटेल में आपको नहीं जाना, बेसिकली 2 तरीके के जो एस जीन वायरल टारगेट्स हैं उनको यहाँ पर एम्प्लॉय करके कॉम्बिनेट करके इसको बनाया गया है। पहला है SGTF और दूसरा है SGMA। ठीक है, जितना डिटेल में जा सकते हैं सिर्फ उतना ही यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। ओके, दिस किट कैन आइडेंटिफाई ओमिक्रॉन बाय टारगेटिंग 2 रीजन्स ऑफ स्पाइक जीन्स, ओके, विच बियर हैवी म्यूटेशंस। ये कुछ खबरें यहाँ पर निकल करके आती हैं। उसके अलावा 2021 में जो चिल्का लेक है उड़ीसा के अंदर, वहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड सबसे ज़्यादा आते थे, लेकिन 2021 में नहीं आए। ये हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। तो एनुअल वर्ड सेंसस यहाँ पर होती है, कैरी की जाती है, और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि उड़ीसा के अंदर जो चिल्का लेक है वहाँ पर कम माइग्रेटरी बर्ड्स देखने के लिए मिले। रीज़न्स बताया जा रहा है, रीज़न ये है कि जो अनटाइमली रेंस वहाँ पर हुई, जिसकी वजह से रीज़न की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी वर्स हुई, जिसकी वजह से माइग्रेटरी बर्ड्स वहाँ पर कम आई। इसके अलावा ये मेन रीज़न था। इंक्रीज़ इन द वाटर लेवल यहाँ पर जो इंक्रीज़ हुआ उसकी वजह से ये यहाँ पर बर्ड्स कम आई। इस बार जो अगर चिल्का लेक में नहीं आए तो सबसे ज़्यादा कहाँ आए, सबसे ज़्यादा आए हैं नलबाना बर्ड सेंचुरी एरिया के अंदर। और कितने आए कैसे आए नॉट इम्पोर्टेंट, बट ये याद रखो कि चिल्का लेक में सबसे ज़्यादा आते थे, लेकिन इस बार यहाँ पर नहीं आए हैं क्योंकि वहाँ का जो वाटर लेवल है इंक्रीज़ हुआ। सबसे ज़्यादा आए हैं नलवाना बर्ड सेंचुरी एरिया के अंदर। बर्ड जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो नॉर्दर्न यूरेशिया से आते हैं, कैस्पियन रीजन से, और साइबेरिया, कजाकिस्तान, लेक बैकाल से यहाँ पर आते हैं, और रशिया के कुछ रिमोट एरियाज से यहाँ पर चिल्का में एवरी विंटर यहाँ पर आते हैं। ठीक है, और इस बार सबसे मतलब इस बार सबसे हर बार सबसे ज़्यादा आते हैं, इस बार कम आए हैं, सबसे ज़्यादा नलवाना बर्ड सेंचुरी एरिया के अंदर आए हैं। उसके बाद बात करते हैं टर्म आई eDNA। ओके, तो आपका DNA होता है कन्वेंशनल तरीके से। आप देखो तो साइट पर जाओगे, बाल पड़ा हो या फिर कुछ आपका ब्लड हो, वहाँ से आप DNA को उठाओगे और आकर के आप टेस्ट करोगे, ये चीज़ें होती है। लेकिन अब यहाँ पर अलग चीज़ निकल करके आई है। DNA एयर से डायरेक्ट उठाएंगे। DNA फ्रॉम एयर में हैव आइडेंटिफाइड ट्रैक एनिमल्स इन द वाइल्ड। देखिए, वाइल्ड के अंदर आप जब एनिमल सेंसस करते हो या फिर अलग अलग तरीके की कोई सेंसस करते हो, टाइगर सेंसस है, ओके, लायन सेंसस है, सब करते हो, तो उसमें दिक्कतें काफ़ी सारी हैं। तो आप पग मार्क टेक्निक का यूज़ करोगे, कैमरास को ट्रैप करोगे, उन सब में अपनी अपनी चुनौतियाँ यहाँ पर हो जाती हैं, इसलिए अब हम उनका यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे। अब हम यूज़ करेंगे एक नई टेक्निक का जिसका नाम है eDNA। ओके, तो DNA पूरी दुनिया में, मतलब आप देखो कि कोई स्पीसीज जहाँ रहती है वहाँ पर उसके आसपास के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में उसका DNA प्रेजेंट रहेगा, इसको कहते हैं एनवायरमेंटल DNA। तो इससे क्या है, हम पोटेंशियली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मॉनिटर भी कर सकते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को। ओके, तो इससे क्या है कि DNA जो फ्लोट करता है इन द एयर, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स को बूस्ट कर सकता है अक्रॉस द वर्ल्ड। एनिमल्स
डीएनए को रिलीज़ करते हैं। उनके ब्रीथ, जब वो सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सलाइवा है, फर है, फिकस है, उन सभी में एनवायरमेंटल डीएनए आपका पाया जाता है। इन सैंपल्स को ई डीएनए कहा जाता है। ओके, तो रिजल्ट ऑफ आवर स्टडी इंडिकेट करते हैं कि ई डीएनए का बिग पोटेंशियल है। हम इनका यूज़ कर सकते हैं टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स के कंजर्वेशन के लिए, उनको बचाने के लिए। टिपिकली बायोलॉजिस्ट को जाना पड़ता है और साइट पर जाकर के आपका फुटप्रिंट्स हैं या फिर फीकस मटेरियल्स को लेकर के तब डीएनए निकालना पड़ता है। इसीलिए ई डीएनए का यूज़ अब यहाँ पर बेहतर है। ट्रैकिंग एनिमल थ्रू ई डीएनए इज़ नॉट अ न्यू आइडिया। बायोलॉजिस्ट इसको बेसिकली फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में भी इसको यहाँ पर करने की बात हुई है। ओके, तो वाटर को उठाओ, वाटर में से सैंपल निकालो और काम हो जाएगा। ओके, इस तरीके से बात हुई है। आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग डीएनए फ्रॉम द एयर, टीम इसकी कॉपीज़ बनाती है और कॉपीज़ बना करके आप इसकी पीसीआर यानी कि पॉलीमर्स चेन रिएक्शन करते हो और इसके ज़रिए आप इसकी डीएनए सीक्वेंसिंग करते हो। ओके, और इसमें फिर आप एनिमल को पता लगा लोगे। इसके अलग तरीके भी और यहाँ पर हैं, लाइक कैमरा ट्रैप्स वगैरह। उनमें भी काफ़ी दिक्कत है कि कहाँ पर कैमरा लगाया जाए, कहाँ पर ना लगाया जाए। ओके, तो रिसर्च के ज़रिए हम इस रिसर्च से हमें सहायता मिलेगी कि जो एनिमल कम्युनिटीज़ हैं उनका कंपोजिशन क्या है, और साथ ही साथ जो नॉन नेटिव स्पीसीज़ हैं उनके स्प्रेड को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका जो ई डीएनए का कंसेप्ट है ये क्लियर होना चाहिए। 250 वर्ड का भी ऐसे आ गया तो इस वाली स्लाइड से लिख पाओगे आराम से। ठीक है, माया सिविलाइजेशन यहाँ पर कोलैप्स हुई, और ये क्यों हुई इसके बारे में बताया गया है। बेसिकली माया सिविलाइजेशन जो है वो आपकी युकाटान पेनिनसुला में ओरिजिनेट हुई थी, और इसके मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर और अलग अलग तरीके के एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिशियन की इन्हें एडवांस अंडरस्टैंडिंग थी। ये 600 से लेकर के 800 एडी के बीच में यहाँ पर फ्लरिश हुई थी। ओके, बट सडनली 800 से लेकर के 950 एडी के बीच इस सिविलाइजेशन की बहुत सारी जो सिटीज़ हैं वो यहाँ पर कोलैप्स हुई। बहुत सारी सिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर एबेंडन होनी शुरू हो गई। रीज़न यहाँ पर ये बताया गया कि ड्रोट आए होंगे, इसकी वजह से ये जो सिविलाइजेशन है वो क्लासिक माया सिविलाइजेशन जो है वो आपकी कोलैप्स हुई होगी। तो रीज़न क्या बताया गया था? रीज़न बताया गया था ड्रोट। लेकिन अब पता चला है कि माया सिविलाइजेशन के लोगों के पास ड्रोट रेजिस्टेंस क्रॉप वैरायटीज़ यहाँ पर थी, यानी ड्रोट के कारण तो ये कभी भी नहीं ख़त्म हो सकती। तो इसका रीज़न यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। अभी नया रीज़न नहीं पता है, लेकिन पुराना जो रीज़न था ड्रोट का वो तो नहीं था। ठीक है, वी डो नॉट नो येट बट ड्रोट्स वाज लाइकली नॉट द कोज। तो ठीक है, ड्रोट्स के कारण तो नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि ड्रोट्स के इनके पास जो हैं वो बेसिकली, अगर हम बात करें तो ड्रोट रेजिस्टेंस वैरायटी यहाँ पर थी एडेबल प्लांट्स की। 500 से ज़्यादा एडेबल प्लांट्स इनके पास थे, ये उनका कल्टीवेशन करते थे। ड्रोट्स का इनकी फूड प्रोडक्शन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता था। तो ड्रोट्स जो हैं वो किसी भी तरीके से माया सिविलाइजेशन को ख़त्म नहीं कर सकते थे। और अब नया कुछ पता करने के लिए आपको और ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, तब तक के लिए आप भी सिर्फ इतना ही याद रखेंगे। ओके, माया सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी मैक्सिको के अंदर, और मैक्सिको के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो ये लिख रहा है मायन हाईलैंड्स भी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। ओके, ग्वाटेमाला मैक्सिको के बॉर्डर पर आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो माया सिविलाइजेशन युकाटान पेनिनसुला जो कि मैक्सिको का यहाँ पर हो जाता है, ये सारा का सारा, और यहाँ पर ये चीज़ डेवलप हुई थी। ठीक है, और ये इसके कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं, ये इनके टेम्पल आर्किटेक्चर बिल्डिंग। ओके, ये किस तरीके से ये सब काम होते थे। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ड्रोट के कारण इसका कोलैप्स नहीं हुआ था। इसके अलावा आगे देखते हैं, लिखा हुआ है एज ऑफ क्राइसिस व्हेन किड्स सफ़र फ्रॉम कोविड-19। तो कोविड-19 के क्या इम्पैक्ट होते हैं किड्स पर? तो दो तरीके की चीज़ें निकल करके आई। पहला इम्पैक्ट आया मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, जिसको इन शॉर्ट कहते हैं MIS-C, और दूसरा निकल के आया कवासाकी डिजीज़। ओके, दोनों तरीके की डिजीज़ यहाँ पर आपको दी गई हैं। और इसके अंदर अगर हम देखें तो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कुछ भी नहीं है, कोविड-19 के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि चिल्ड्रंस में देखने के लिए मिलते हैं। और आपको देखने के लिए मिलेगा कि हाइपोटेंशन या फिर कुछ शॉक्स, डिसफंक्शन, ओके, माइक्रोकार्डियल डिसफंक्शन जैसी कुछ चीज़ें देखने के लिए आपको मिल सकती हैं। MIS-C कब हैपन होता है? जब आपकी एंटीबॉडीज़ जो कोविड-19 के अगेंस्ट में होनी चाहिए थी टर्न रोग एंड स्टार्ट अटैकिंग ह्यूमन सेल्स पर, ह्यूमन बॉडी पर ही अटैक करना शुरू कर देती हैं, जबकि उनको जो अदर वायरोलॉजिकल सेल्स थे उन पर अटैक करना चाहिए था। ओके, तो इससे ब्रेन अफेक्ट होता है और हार्ट भी अफेक्ट होता है। इसके अलावा दूसरी डिजीज़ है जिसका नाम है कवासाकी डिजीज़। ये भी एक एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, ब्लड वेसल्स में होती है। टारगेटेड एरिया याद रखिएगा, ब्लड वेसल्स में ये होती है, और बेसिकली 5 साल से कम के बच्चे के अंदर होती है। ओके,
नीचे मैंने इमेजेस लगाई हैं, क्या क्या सिचुएशंस देखने के लिए मिलती हैं। परसिस्टेंट फीवर यहाँ पर बना रहता है, माइक्रोबियल कोस इन्फेक्शन टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, या फिर ऑर्गन डिसफंक्शन भी यहाँ पर हो सकता है। इन्फ्लेमेशन देखने के लिए मिल सकता है आइज़ वगैरह में, और ये चीज़ें भी आपको नज़र आएंगी। ओके, तो ये कुछ डिजीज़ हैं कि क्या इम्पैक्ट होगा कोविड-19 का किड्स पर। उसके अलावा ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19 इन ओमिक्रॉन वेव, व्हाट टू गो फॉर, व्हाट टू अवॉइड। ओके, इसके अंदर बेसिकली जो बात की गई है वो ये कही गई है कि जो नई ओमिक्रॉन वेव यहाँ पर आई है उसमें हम वो सब चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते जो हमने डेल्टा वेरिएंट में यूज़ की हैं, क्योंकि इसकी जो ट्रांसमिलेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है ओमिक्रॉन की, और देखने के लिए मिलेगा कि हाईली इन्फेक्शियस ओमिक्रॉन वेरिएंट है। SCQS हमने यूज़ की, उसको यूज़ नहीं कर सकते। कोवेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी हमने यूज़ की डेल्टा वेरिएंट में, उसको यूज़ नहीं कर सकते। आइवर मेसेटीन यूज़ की, फिलेवेपिर यूज़ की, ये सब यूज़ किए हमने, इनको हम यहाँ पर अब ओमिक्रॉन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इनकी इफिकेसी को क्वेश्चन यहाँ पर किया गया है। ओके, जस्ट छोटी सी न्यूज़ थी बट आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या चीज़ें चल रही हैं। यस, देयर वर लायंस इन हरियाणा। 1800 तक यहाँ पर हरियाणा के अंदर लायन थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने और कुछ प्रिंसली स्टेट्स ने उनको शिकार कर करके ख़त्म कर दिया। ठीक है, अगर वर्तमान समय में देखें एशियाटिक लायन की बात करें, गुजरात में आपको मिलेंगे, गुजरात की अस्मिता के रूप में जाने जाते हैं, और गिर फॉरेस्ट में आपको ये मिलेंगे। इस समय की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम हिस्ट्री को उठा करके देखें, हिस्ट्री बहुत ही अलग है। आपको मिलेगा कि एशियाटिक लायन आपको पहले वेस्टर्न, सेंट्रल और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में भी मिलते थे। इंडिया की हम बात कर रहे हैं। ओके, प्रेजेंट डे का स्टेट है हरियाणा, वहाँ पर भी एशियाटिक लायन पाए जाते थे, और इसी के ऊपर यहाँ पर स्टडी हुई है। ये एक एकेडमिक पेपर था जो कि रिलीज़ किया गया। हरियाणा की अगर हम बात करें, इस समय ये एक एग्रेरियन लैंडस्केप है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में व्हीट, ये सब चीज़ें उगती हैं। ओके, सतलज यमुना रिवर के बीच में और अरावली हिल रेंज से भी घिरा हुआ है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम बात करें 19th सेंचुरी के पहले 3 डिकेड्स की, ओके, 1800 1810, ठीक है, तो ये एरिया सवाना एरिया था। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि स्क्रब जंगल्स थे, यहाँ पर लायंस पाए जाते थे, लेपर्ड्स पाए जाते थे, टाइगर्स भी कोहैबिटेट के रूप में यहाँ पर रहते थे। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी कि हरियाणा की स्थिति पहले कुछ और थी, लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, सोल्जर्स थे, हंटर्स थे, इवन इंडियन प्रिंसेस थे जिन्होंने यहाँ से लायंस को ख़त्म कर दिया। लायंस वाइप आउट हो गए इन द नेम ऑफ स्पोर्ट। ओके, स्पोर्ट कह करके ये जो पेपर यहाँ पर रिसर्च पेपर छपा है, ये किसी काजमी ने यहाँ पर जो है वो पब्लिश किया है, और इसकी 2 सीरीज़ हैं। ओके, इतना सब डिटेल में नहीं जाना, बट क्लियरिटी करने के लिए ये चीज़ें हैं। और इसमें से ये पहला पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, और इसमें आपको बताया गया है कि हरियाणा में लायंस उनको एग्जामिन यहाँ पर किया गया है। ओके, तो द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट ऑफिशियली कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ लायंस। इन्होंने लायंस की प्रेजेंस को कंफर्म भी किया गया है। जब पेपर की स्टडी यहाँ पर आप पढ़ोगे तो ये बात साफ साफ बताई गई है कि लायन एक्सटेंट पाया जाता था हरियाणा जो राज्य है वहाँ पर, यानी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में 1810 तक। ओके, ये कुछ ज़िले हैं जहाँ पर ये पाया जाता था, लेकिन आज तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, इन सब जगह पर पाया जाता है। ये ज़िले उस समय नहीं थे, लेकिन ये सभी इलाके तो थे। ओके, तो इट वाज नॉट जस्ट द ब्रिटिश, इंडियन प्रिंसेस भी यहाँ पर हंट करते थे लायंस को और अदर वाइल्ड लाइफ को। ये बात यहाँ पर कही गई है। इन्होंने ये भी बताया कि इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी पब्लिश होगा, और इन्होंने ये भी कहा है कि इससे, इस हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन से हम ये जो जान सकते हैं, जो करंट कंट्रोवर्सी इस बात के ऊपर चल रही है कि लायंस को शिफ्ट किया जाए गिर से कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ, तो क्या वो सही है, वो किस हद तक सही है, उनका क्या हैबिटेट होना चाहिए, क्या वो कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सस्टेन कर पाएंगे, उन सब के ऊपर कुछ और नया प्रकाश यहाँ पर पड़ेगा। ओके, तो कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहाँ पर लायन का री इंट्रोडक्शन किया जाना है। गिर से लेकर के यहाँ पर आपकी लायन का री इंट्रोडक्शन किया जाना है। उसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें उठ रही थी कि भाई जो कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ का एरिया सुटेबल नहीं है लायंस के लिए, और इससे तो रणथंबोर टाइगर रिजर्व में आप इसको यहाँ पर जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर उभर करके आ रही थी, लेकिन इनके पेपर की वजह से इन सब चीज़ों के ऊपर कुछ हद तक जो है वो क्लैरिफाई हो पाएगा कि हाँ हमें करना चाहिए री इंट्रोडक्शन या नहीं करना चाहिए, या किस तरीके का हैबिटेट ज़रूरी होता है। ओके, तो ये सब काम यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। ऐसी सब चीज़ें चल रही हैं। उसके अलावा आगे की स्टडी, डिमेंशिया के केसेस इंडिया में 2050 तक डबल हो गए हैं। याद नहीं रखना, बट याद रखना है कि हाँ ये सब चीज़ें हैं। ओके, तो डिमेंशिया के केसेस ऑलमोस्ट डबल 2050 तक हो जाएंगे। इसका रीज़न है पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन एजिंग, यानी कि जो बुजुर्ग हैं उनकी संख्या भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो डिमेंशिया के केसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। पेपर ने इस बात को साफ साफ नोट किया। उन्होंने कहा कि इसके कुछ रीजन्स हैं, तो डिमेंशिया के क्या कारण होते हैं उसके बारे में दिखाया गया है। पॉपुलेशन चेंज, एजिंग एसाइड, इंक्रीज इन बॉडी मास इंडेक्स और स्मोकिंग भी आपकी डिमेंशिया के केसेस को बढ़ाने में यहाँ पर आपके कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। उसके अलावा
रेड सैंडर्स इसको IUCN की एंडेंजर्ड कैटेगरी में वापस रख दिया गया है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट खबर हो जाती है। रेड सैंडर्स, इसको रेड सैंडलवुड भी कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नाम भी मैंने दिया है, नॉट इम्पोर्टेंट। एंडेमिक ट्री स्पीसीज है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाई जाती है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। 2018 में इसका स्टेटस नियर थ्रेटन कर दिया गया था, लोगों को खुशी हुई, लेकिन अब जब इसका ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होना शुरू हो गया तो इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रख दिया गया है। ओके, आप देखो कि इंडिया की एंडेमिक है, पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती, तो स्मगलिंग बिल्कुल होनी लाजमी है। ठीक है, स्मगलिंग होती है। और आप देखो कि ये जो है वो ईस्टर्न घाट्स पर पाई जाती है इंडिया के, तो वेस्टर्न घाट पर नहीं पाई जाती, ये ईस्टर्न घाट पर पाई जाती है। बेसिकली अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं वहाँ पर ये आपकी एंडेमिक मिलती है। 2018 में नियर थ्रेटन थी, पर लोगों ने इसका इतना ज़्यादा कल्टिवेशन किया और स्मगलिंग इतनी बढ़ गई कि इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखना पड़ा। यानी अब आप इसकी स्मगलिंग वगैरह को रोकने के लिए पूरे कदम यहाँ पर उठाओगे। IUCN ने कहा है कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो 50 से लेकर के 80% तक डिक्लाइन हो गई, जिसकी वजह से इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखना पड़ा। और इन्होंने ये भी कहा है कि IUCN के हिसाब से तो इसकी कैटेगरी एंडेंजर्ड है। एक होती है आपकी साइट्स, और साइट्स के अंदर इसकी जो शेड्यूल है वो है अपेंडिक्स 2। ओके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी ये आपकी शेड्यूल 2 में ही रखा गया। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको मिलेंगी। द स्लो ग्रोथ ऑफ द स्पीसीज एंड कंटिन्यूड हार्वेस्टिंग लीव्स नो टाइम फॉर द स्पीसीज टू रिकवर। तो स्पीसीज रिकवर नहीं हो पाती, उसके कुछ कारण यहाँ पर हैं। इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, और इसकी हार्वेस्टिंग लगातार होती रहती है, जिससे इनको स्पीसीज को रिकवर होने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। उसके अलावा कैटल ग्रेजिंग और इन्वेजिव स्पीसीज भी इसको थ्रेट कर रहे हैं। ओके, रेड सैंडर्स की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी अच्छे हैं, मतलब इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी है, थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, हाई डिमांड है एशिया में, स्पेशली जापान, चाइना जैसी कंट्रीज़ के अंदर। और वहाँ पर कॉस्मेटिक में इसका यूज़ किया जाता है, मेडिसिनल जो प्रोडक्ट हैं वो भी बनाए जाते हैं, साथ ही फर्नीचर है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और वुड क्राफ्ट भी इसके ऊपर बनाए जाते हैं। ओके, तो आपने पुष्पा मूवी यहाँ पर अगर देखी होगी तो उसके अंदर भी इसी की स्मगलिंग के बारे में यहाँ पर बात की गई है, रेड सेंडर्स की। ओके, तो ये वुड होती हैं और लकड़ी इस तरीके की आपको नजर आएगी। ये कुछ पॉइंट्स हैं और आपको ये पता होने चाहिए कि ये नेचुरली आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के रीजन में यहाँ पर उगते हैं। IUCN ने इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा हुआ है। चाइना के अंदर इसका प्राइस हाई है और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के रूप में भी यूज़ होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में भी यूज़ होता है। इंडिया में बेचोगे तो 500 रुपये में बिकेगा, लेकिन अगर आप चाइना से जापान में बेचते हो तो 12,000 तक इसकी कीमत पहुँच जाती है। और इसके अंदर रेडियो एक्टिव मटीरियल भी पाए जाते हैं, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जो रेडियो एक्टिव मटीरियल लाइक थोरियम और यूरेनियम है ये कम मात्रा में पाए जाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किए जा सकें इतनी भारी मात्रा में नहीं होते। ओके, वुड स्मगल्ड की जाती है और नॉर्थ ईस्ट के थ्रू और भूटान से होते हुए आपकी जापान चाइना की तरफ को स्मगल की जाती है। ऑलराइट, तो सारे के सारे पॉइंट रेड सेंटर्स के बारे में आपको पता होने चाहिए। इसके बाद लिखा हुआ है वेयर शुड बी लुकिंग फॉर द नेक्स्ट सार्स लाइक वायरस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लूज। तो इसमें आपको पता चलेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, जो कि एक टाइप ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसको यूज़ करते हुए जितने भी कोरोना वायरसेस हैं उसके अंदर 4 जेनर आ जाते हैं, जिसमें से एक है बीटा कोरोना वायरस और अदर हैं एल्फा, गामा, डेल्टा। ठीक है, ये तीनों के तीनों और ये ऊपर बीटा, तो 4 जो आपके कोरोना वायरस के टाइप्स हैं उनको डिटेक्ट यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किया जा रहा है। ओके, तो ये पता चलता है कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हम डिजीज़ को ट्रैक करने में कर सकते हैं। उसके बाद आगे बात करें, इंपॉर्टेंट खबर आ जाती है, पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है और एक ह्यूमन में यहाँ पर इसको लगाया गया है, और इससे एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई। आज से पहले ऐसा नहीं हुआ, और इसमें आपको दिखेगा कि एनिमल्स का कंट्रीब्यूशन मेडिकल साइंस में बढ़ रहा है। इंडिया में भी ऐसा करने की कोशिश की गई थी 1997 में, 2 साइंटिस्ट ने इस काम को कर 2 सर्जन्स ने इस काम को करने की कोशिश की थी, पिग ऑर्गन ट्रांसप्लांट को, लेकिन उसके बाद जो पेशेंट है वो मर गया। ठीक है, पिग ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए गए थे और जो पेशेंट है वो यहाँ पर मर गया, जिसकी वजह से साइंटिस्ट को जेल यहाँ पर देखने के लिए मिली। जो ट्रांसप्लांट किया गया है वो 57 ईयर ओल्ड पेशेंट हैं, यूएस में ये काम यहाँ पर किया गया है, और हार्ट डिजीज़ के कारण एंड स्टेज में चल रहे थे। इनका हार्ट यहाँ पर निकाल दिया गया और इसकी वजह से इनको देखेंगे कि दूसरा जो आपका पिग हार्ट है उसको यहाँ पर लगाया गया। अब पिग हार्ट डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लगा दिया गया, उसमें जो मॉडिफिकेशन यहाँ पर किए गए उसको जेनेटिकली अल्टर्ड किया गया, क्योंकि ऐसा का ऐसा ही तो यूज़ नहीं किया जा सकता।
थोड़े बहुत उसमें चेंजेस करके जो उसको ह्यूमन पर्पस के लिए यहाँ पर बना देते हैं, इस तरीके से यहाँ पर यूज़ किया गया। सर्जरी सक्सेसफुल रही और इनको मॉनिटर यहाँ पर किया जा रहा है। तो डेवलपमेंट ये हमें एक स्टेप क्लोज़र ले गया कि किस तरीके से जो ऑर्गन की शॉर्टेज पूरी दुनिया में यहाँ पर है उसको ख़त्म किया जा सकता है। एनिमल्स के ऑर्गन्स को यूज़ किया जा सकता है, स्पेशली पिग्स के। क्यों पिग्स के ही क्यों? पिग्स जो है वो इंक्रीजिंगली पॉपुलर कैंडिडेट हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए, क्योंकि उनके जो ऑर्गन्स की एनाटॉमी कली जो बेसिकली स्ट्रक्चर है उनका वो सिमिलर है दोज ऑफ ह्यूमंस। ओके, तो ऐसे ही जो कह सकते हैं कि ऑर्गन्स पिग के शरीर में भी पाए जाते हैं, उनकी एनाटॉमी इसी तरीके की होती है जैसी ह्यूमंस के अंदर भी होती है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग के जरिए इसमें थोड़े से चेंजेस करके इन चीज़ों को लगाया जा सकता है। इसके अलावा ऑर्गन शॉर्टेज की प्रॉब्लम पूरी दुनिया में यहाँ पर चल रही है। इंडिया की अगर हम बात करें तो लगभग 25 से लेकर के 30,000 लीवर ट्रांसप्लांट एनुअली यहाँ पर होने होते हैं। ओके, लेकिन अगर आप देखो लगभग 1500 हमें मिल पाते हैं, बाकी के पेशेंट्स को ऑर्गन नहीं मिल पाते हैं। तो ऑर्गन शॉर्टेज भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम बनी हुई है। इसके अलावा हार्ट फेल के भी 50,000 से ज़्यादा केसेज हैं, लेकिन सिर्फ 10 से 15 हार्ट ट्रांसप्लांट हो पाते हैं। तो इसमें हमारा क्या है कि ये जो आपकी जीनो ट्रांसप्लांटेशन, ये अपने आप में एक टर्म यहाँ पर निकल के आती है, यानी एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र। ओके, तो ये टर्म आपको याद रखनी है। यह है जीनो ट्रांसप्लांटेशन, एनिमल से ह्यूमन में अगर हम जो ऑर्गन्स है उनका ट्रांसप्लांट यहाँ पर करने लगे तो ये हमारा जो प्रॉब्लम है ऑर्गन शॉर्टेज की, इसको फुलफिल कर सकता है। ओके, इससे पहले भी काम यहाँ पर किए गए। 1970 में लीवर किडनी ट्रांसप्लांट किए गए थे नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स के ह्यूमंस में यहाँ पर लगाए गए थे, लेकिन ये फेल रहे। इसके बाद ऑर्गन रिजेक्शन का कंसेप्ट यहाँ पर निकल करके आया और जो इम्यून सिस्टम है उसने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया कि हम जो एनिमल्स के बेसिकली ऑर्गन्स हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी ह्यूमन बॉडी। ये सब चीज़ें निकल के आई। 1984 में ह्यूमन इन्फेंट ने रिसीव किया एक बबून का हार्ट यहाँ पर उसको लगाया गया। 21 दिन तक जिंदा रहे, लेकिन उसके बाद वो यहाँ पर मर गई। ओके, तो ये चीज़ें निकल के आती हैं। इंडिया में भी 1997 में देखेंगे 2 सर्जन थे, इनके नाम दिए गए हैं। इन्होंने ये यहाँ पर किया, लेकिन उनको कल्पेबल होमिसाइड के केस में अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि जो पेशेंट था उसकी यहाँ पर डेथ हो गई और उनको 40 दिन की इम्प्रीजनमेंट दी गई। ये है जिन्हें लगा है, ये है जिन्होंने लगाया है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि 7 जनवरी 2022 को यूनिवर्सिटी ऑफ यहाँ पर आप देखोगे कि मैरीलैंड मेडिकल स्कूल, इन्होंने यहाँ पर ये हिस्टोरिकल प्रोसीजर किया है। पेशेंट का नाम यहाँ पर दिया गया है। इनिजेबल ह्यूमन ट्रांसप्लांट इनके अंदर नहीं किया जा सकता था। ऑर्गन की शॉर्टेज हो सकती है या फिर इनका कुछ इस तरीके का आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। ओके, तो पिग का ट्रांसप्लांट यहाँ पर किया गया और इनकी लाइफ को यहाँ पर बचाया गया। ये रिकवर हो रहे हैं और इनकी हेल्थ को मॉनिटर किया जा रहा है। ऐसे ही मैंने बताया कि सीधे पिग का जो हार्ट निकाल करके नहीं लगाया गया है, उसके अंदर 10 जीन्स को एडिट किया गया है। 3 जीन्स हैं जिनको रिजेक्ट किया गया है, उनकी ज़रूरत नहीं थी ह्यूमंस के अंदर। ओके, एक जीन है जिसको स्विच किया गया है और 6 जीन नए ऐड किए गए हैं जो कि ह्यूमंस के हार्ट में होने ही चाहिए। ओके, तो इस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है, ऐसे ही नहीं लगाया गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि यह है जीनो ट्रांसप्लांट्स। और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो इस तरीके से पूरी दुनिया में इसके ऊपर काम यहाँ पर हुआ और ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। उसके अलावा अगर हम बात करें आगे, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आर्टिकल है। ओशियन वार्मिंग पर रिकॉर्ड देखने के लिए मिले हैं। 2021 जो है वो रिकॉर्ड ओशियन वार्मिंग, सबसे ज़्यादा ओशियन वार्मिंग देखने के लिए मिली है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये देख सकते हैं कि ग्लोबल सरफेस ओशियन टेम्परेचर कितनी तेज़ी से यहाँ पर बढ़ा है। पहले निगेटिव रहता था, लेकिन आप देखोगे कि 1990 से लेकर के ये टेम्परेचर आपका बढ़ना शुरू हो गया। ओके, तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें याद रखो। आप इस तरीके के सिंपल ग्राफ जो हैं वो बना भी सकते हो। ओके, तो ऐसा सब आपको नज़र में लेकर के चलना है कि ये हीटिंग जो है वो कंटिन्यू रहेगी जब तक हम नेट ज़ीरो नहीं हो जाते, क्योंकि अगर हम ग्लोबल वार्मिंग करते रहे तो ओशियन टेम्परेचर बढ़ता ही रहेगा। इसके अलावा साथ ही ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड एक खबर और आती है कि आर्कटिक एरिया में जो लाइटनिंग की कंडीशन है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स है, वो ऊपर चली गई। मतलब ज़्यादा केसेस आपको देखने के लिए मिलने लगे, ज़्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक्स यहाँ पर होने लगी। तो लाइटनिंग की कंडीशन अगर हम देखें आर्कटिक एरिया में, ये रेयर इवेंट है। वहाँ पर ऐसी चीज़ें बहुत ही मुश्किल से होती हैं, क्योंकि आपको कोल्ड एयर का, वार्म एयर का और कन्वेक्टिव इंस्टेबिलिटी, तीनों चीज़ें चाहिए होती हैं लाइटनिंग के लिए। कोल्ड एयर प्रेजेंट है लेकिन वार्म एयर प्रेजेंट वहाँ पर नहीं हो पाती। आर्कटिक रीजन का मतलब आप समझते हैं 66.5 से ऊपर का सारा एरिया नॉर्थ, ओके, उससे ऊपर का सारा एरिया आपका आर्कटिक में आ जाता है और वहाँ पर बेसिकली जो वार्म एयर है नहीं होती। ग्लोबल वार्मिंग के कारण वहाँ पर वार्म एयर भी प्रेजेंट होने लगी है, जिसकी वजह से तीनों चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं और तीनों चीज़ें जहाँ अवेलेबल होंगी वहाँ आपकी लाइटनिंग की कंडीशन आपको देखने के लिए मिल ही जाएंगी। ओके,
तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से आपको देखेंगे कि लाइटनिंग स्ट्राइक के जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो गए। इतने नंबर हैं, नंबर याद नहीं रखने, क्यों हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। आर्कटिक रीजन में लाइटनिंग रेयर है और साइंटिस्ट इस चीज़ को एज अ इंडिकेटर यूज़ करते हैं कि क्लाइमेट क्राइसिस आ चुका है, टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर वार्म हो रहे हैं और जो फ्रोज़न रीजन्स हैं वो भी अब सिक्योर नहीं है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ से याद रखना और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी स्टडी आपके लिए हो जाती है। यहाँ पर रिपोर्ट रिलीज़ की गई जिसका नाम है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ रिपोर्ट 2019 और इन्होंने यहाँ पर बताया कि डिप्रेशन और एंजाइटी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल डिजीज़ बर्डन में। ओके, 3 डिकेड की स्टडी है, लगभग 30 साल ये स्टडी यहाँ पर हुई और इन्होंने ये साफ साफ बताया कि जो डिप्रेशन और एंजाइटी है ये इम्पोर्टेंट जो बेसिकली कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूटर हैं जिसकी वजह से डिजीज़ यहाँ पर होती हैं। वुमेन्स ज़्यादा लाइकली हैं कंपेयर टू द मैन कि वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर लाइक एंजाइटी डिसऑर्डर और ईटिंग डिसऑर्डर इनसे ज़्यादा प्रभावित हैं वुमेन्स। ओके, मेंटल डिसऑर्डर 2019 में अगर हम बात करें जिस इसकी वजह से डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स के नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। मतलब एक आदमी अगर 70 साल जी पा रहा था इन सब डिसऑर्डर्स की वजह से वो अब सिर्फ 69 ईयर ही जी पा रहा है। एक DALY रिप्रेजेंट द लॉस ऑफ 1 ईयर इन फुल हेल्थ। ओके, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। आप स्वस्थ लाइफ का जो 1 साल ज़्यादा जीते अब आप उसको बीमारी में यहाँ पर जियोगे या फिर जियोगे ही नहीं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। इसकी डेफिनेशन को आप भूलिएगा मत, दोबारा देखिए एक बारी आपको क्लियर ना हुई हो तो। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इसका थोड़ा सा अगर हम और यहाँ पर देखें तो बांटा गया है यहाँ पर कि जो 0 से 4 साल के होते हैं उनको तो कोई ज़्यादा ऐसा दिक्कत नहीं है, मेंटालिटी आ रही है और आगे आपको मिलेंगे कि 95 ईयर से जो ऊपर के हैं तो वो भी बहुत कम लोग हैं और वहाँ पर भी कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन जो मेजर सेक्शन है आपको देखने के लिए मिलेगा ये यंग पॉपुलेशन और एजेड पॉपुलेशन जो आपको मिलेगी। इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर और सीजोफ्रेनिया की कंडीशंस भी काफ़ी हद तक लोगों में देखने के लिए मिल रही हैं। ओके, तो मैक्सिमम जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जो कि आप ये वाला ग्राफ देख सकते हो कि सबसे चौड़ी लाइनें आपको नजर आएंगी डिप्रेसिव डिसऑर्डर की। इसके बाद फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट रिलीज़ की गई 2021, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर कर दिए हैं, एक भी पॉइंट यहाँ पर नहीं छूटेगा फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट से रिलेटेड। देखिए लिखने का तरीका देखिए, इनका लिखा है इन्होंने कि 11 स्टेट हैव लॉस्ट फॉरेस्ट कवर। जनरली जो जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट हैं या फिर सभी हैं सब प्रशंसा कर रहे हैं कि 5 स्टेट में बढ़ा है, लेकिन किसी ने भी नहीं देखा कि 11 स्टेट में फॉरेस्ट कवर लॉस भी हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 21 जो है उन्होंने यहाँ पर लॉस्ट किया है गुड फॉरेस्ट। गुड फॉरेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी डिफाइन करेंगे कि क्या होते हैं गुड फॉरेस्ट। ये बहुत सारी जगह पर लॉस्ट भी हुए हैं, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव साइड नहीं देखनी, हमें निगेटिव साइड भी देखनी है जो कि इन्होंने अच्छे से हाईलाइट भी यहाँ पर की है। इंडिया का फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुआ है, ओवरऑल तो इंक्रीज़ हुआ है 1540 स्क्वायर किलोमीटर। 2 साल की बात यहाँ पर हो रही है क्योंकि रिपोर्ट जो है वो बाइनियल है। इससे पिछली रिपोर्ट 2019 में आई थी और 2019 से लेकर के 2022 तक फॉरेस्ट चेंज कितना हुआ ये आपको बताया गया फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के अंदर। टोटल इंक्रीज़ 1540 स्क्वायर किलोमीटर का दिखा है टोटल फॉरेस्ट कवर के अंदर। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, इतने पॉइंट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। फॉरेस्ट कवर का मतलब ये है कि ऐसी सारी लैंड ऑफ हेक्टेयर या फिर उससे बड़ी जहां पर ट्री पैचेज आपको मिलेंगे, कैनोपी डेंसिटी भी मिल जाएगी मोर देन 10%। ओके, तो ये डेफिनेशन है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको एज अ डेफिनेशन यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है। बेसिकली अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात को यहाँ पर माने तो जहाँ पर भी फॉरेस्ट हैं वो लैंड फॉरेस्ट एरिया में आ जाती है। ओके, ये चीज़ें आपको नजर आएंगी। जो फॉरेस्ट कवर के अंदर हर तरीके की लैंड आ जाती हैं, चाहे उसकी लीगल ओनरशिप हो या फिर उसकी लीगल ओनरशिप ना हो, लैंड यूज़ में हो या फिर ना हो। ठीक है, हर तरीके की लैंड यहाँ पर आ जाती है। ऐसे ही होता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, और इसके अंदर सिर्फ वही एरियाज कवर्ड होते हैं जिनको गवर्नमेंट ने एज अ फॉरेस्ट डिक्लेयर किया है। नाम सही है रिकॉर्डेड। ओके, जो कि रिकॉर्ड में आपकी यहाँ पर है। इसके अंदर प्रिस्टाइन फॉरेस्ट भी आ जाते हैं जो कि बेसिकली जहाँ पर लोगों का इंटरफेयर कम होता है या फिर जो ज़्यादा घने यहाँ पर होते हैं। ओके, इसके अलावा इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो अब इतना हो गया है, यानी पूरे कंट्री के ज्योग्राफिकल एरिया का 21.71%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा आपको याद रखना है। हमारा टारगेट है 33% तक ले जाना है और ये हमने टारगेट रखा है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के तहत। ओके, तो ये पॉइंट दोनों के दोनों याद रखने हैं। अभी कितना है 21.71। एक्चुअली ये आपको बिल्कुल डायरेक्ट ही याद रखना है। ठीक है,
जितना है उतना याद रखें, दशमलव के 2 अंकों तक, 21.71। ओके, क्योंकि एक बड़ी रिपोर्ट है और इसके डाटा को आप अच्छे से यूज़ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो कि ऐसे कौन से 5 स्टेट हैं जहां पर टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड में इंक्रीज़ हुआ है। सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। 5 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर टोटल फॉरेस्ट एरिया में डिक्लाइन देखने के लिए मिला, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। गौर फरमाने वाली बात है कि ये पाँचों के पाँचों जो स्टेट हैं वो आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। इसका मतलब ये है कि नॉर्थ ईस्ट में जो फॉरेस्ट एरिया है वो डिक्रीज हो रहा है। ओके, अगर हम फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट की यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर फॉरेस्ट को 4 कैटेगरीज में यहाँ पर बांटा गया है। ठीक है, अभी चारों कैटेगरीज आपको ध्यान रखनी है। पहली है वेरी डेंस फॉरेस्ट, फिर है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, फिर है ओपन फॉरेस्ट, फिर है स्क्रब्स। जहाँ पर ट्री कैनोपीज की डेंसिटी 70% से ज़्यादा होगी वो वेरी डेंस फॉरेस्ट हो गए। जहाँ पर आपकी जो कैनोपी डेंसिटी है वो 40 से लेकर के 70% तक होगी वो मॉडरेटली डेंस कहलाएंगे। ओपन फॉरेस्ट ऐसे होंगे जहाँ पर कैनोपी की डेंसिटी 10% से ज़्यादा और 40% से कम यहाँ पर होगी, वो ओपन हो गए। और जहाँ पर कैनोपी की डेंसिटी 10% से कम होगी उसको यहाँ पर स्क्रब का नाम दिया गया है। अब इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो वेरी डेंस फॉरेस्ट हैं और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट हैं जो कि अच्छे माने जाते हैं, जो कि ज़्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करेंगे, उनके बेनिफिट्स भी ज़्यादा होते हैं। ओके, उनकी जो उनका जो एरिया है वो लॉस हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, ये समझाना था। ठीक है, दूसरा जो आपका ओपन फॉरेस्ट है जो कि आपके ऑब्वियस सी बात है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट से तो कम ही अच्छे होंगे। ओके, उनका जो एरिया है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ पर निकलते हैं। तो जो ओपन फॉरेस्ट है उनका एरिया यहाँ पर बड़ा है और जो आपके मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है उनका एरिया यहाँ पर लॉस होता चला जा रहा है। ये वाली जो रिपोर्ट है ये 17वीं रिपोर्ट है और 1987 से प्रकाशित हो रही 17वीं रिपोर्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ओपन फॉरेस्ट करंटली सबसे ज़्यादा शेयर यहाँ पर है। टोटल फॉरेस्ट को अगर हम देखें तो लगभग 9.34% एरियाज जो है वो ओपन फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। वेरी डेंस के एरिया जो है वो है अभी 3.04 और ये लगातार कम हो रहा है और ये ऊपर वाला लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ को भी आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। 5 स्टेट ऐसे हैं जो कि मैंने आपको गिनाए जिसमें कि नेट इंक्रीज देखने के लिए मिला है और ये ड्यू टू प्लांटेशन और उनकी जो एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से ऐसा हुआ है। 11 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि मैंने आपको बताया कि उनमें फॉरेस्ट कवर का लॉस देखने के लिए मिला है। 21 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ओवरऑल ऐसे हैं जहाँ पर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कवर का लॉस हुआ है। तो जो दूसरे नंबर के फॉरेस्ट एरियाज़ यहाँ पर हैं ये वाले, इनको यहाँ पर आपका देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ कम हो रहा है। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो पूरी कंट्री का सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में मिलेगा, लेकिन अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर की तो वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। इन दोनों में अंतर है। ठीक है, आप देखिए किस तरीके से हमारा जो टारगेट है इंडिया का टारगेट है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के हिसाब से 33.3% यहाँ पर, यानी कि 1/3 कंट्री के एरिया का वो फॉरेस्ट होना चाहिए। 2011 में था 21.05, फिर हुआ 21.23, फिर हुआ 21.34, फिर हुआ 0.54 और अब है 0.67। ओके, 2019 की बात यहाँ पर हो रही है और यहाँ पर आप देखो कि कितनी धीमी गति से ये एरिया यहाँ पर बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि पिछले 10 सालों में एरिया लगातार इस तरीके से बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की अगर हम बात करें लाइक अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, टोटल देखें इसमें 1020 स्क्वायर किलोमीटर का लॉस देखने के लिए मिला है नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ में। 8 स्टेट ऐसे हैं जो कि 23.75% कंट्री के टोटल फॉरेस्ट कवर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर आप देख सकते हो जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं ये 23% कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया के फॉरेस्ट कवर में। इन 8 स्टेट्स में से मणिपुर के अंदर सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है फॉरेस्ट कवर में, याद रखिएगा। फिर नागालैंड है, मिजोरम है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये सब जो लॉस है वो आपको नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही मिलेगा और इसका जो कारण है वो है शिफ्टिंग कल्टिवेशन। उसकी वजह से ये चीज़ें आपको देखने के मिल रही हैं कि फॉरेस्ट के अंदर लॉस देखने के लिए मिल रहा है। तो इस प्रैक्टिस को बंद करना पड़ेगा और चूंकि नॉर्थ ईस्ट की टोपोग्राफी चेंज हो जाएगी इस चीज़ से, ये बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। कुछ और पॉइंट फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पर इंडिया के अंदर 52 टाइगर रिजर्व्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। देयर हैज़ बीन एन ओवरऑल डिकेडल डिक्लाइन देखने के लिए मिला है फॉरेस्ट कवर का इन टाइगर रिजर्व्स। जो टाइगर रिजर्व्स के अंदर जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर जो फॉरेस्ट है उनका डिक्लाइन हो रहा है। अगर हम देखें जो लॉयन कंजर्वेशन एरिया है यानी कि गिर एरिया गुजरात का, वहाँ पर भी यही देखने के लिए मिला है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट कि ओवरऑल ट्री जो फॉरेस्ट कवर है वो डिक्लाइन हो रहा है एरियाज़ के अंदर।
20 जो 52 आपके टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें से 20 ऐसे हैं जहां पर इंक्रीजिंग ट्रेंड है, लेकिन जो 32 हैं वो ऐसे हैं जहां पर डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने के लिए मिल रहे हैं। तो जो आपका टाइगर रिजर्व है उनमें क्या सिचुएशन है ये आपको पता चल गई। इसके अलावा अगर हम इंडिया के माउंटेनियस स्टेट्स की बात करें, लाइक जो हिमालय से लगे हुए स्टेट हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण फॉरेस्ट लॉस जो है वो इंक्रीज हुआ है। देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन फॉरेस्ट लॉस, ठीक है, फॉरेस्ट लॉस यहाँ पर इंक्रीज हुआ है ड्यू टू द इंक्रीज इन डेवलप एक्टिविटीज़ एंड एग्रीकल्चर, ये आपको देखने के लिए मिलेगा इस जगह पर। इसके अलावा उत्तराखंड के अंदर अगर आप देखो तो फॉरेस्ट फायर के केसेस भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा बढ़ चुके हैं। 2020 से लेकर के 2021 तक अगर आप यहाँ पर देखें तो 28.3% इंक्रीज़ यहाँ पर हुआ है, या फिर गुना इंक्रीज़ यहाँ पर हुआ है। बट आपको ये याद रखना है कि उत्तराखंड जो है, जो कि एक बेसिकली हिमालयन स्टेट है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि फॉरेस्ट फायर के केसेस भी इंक्रीज हुए हैं। ओके, ये पॉइंट याद रखना। उड़ीसा के अंदर आप देखो कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर के केसेस देखने के लिए मिले हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उड़ीसा के अंदर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर के केसेस देखने के लिए मिले हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर भी देखने के लिए मिले हैं। उत्तराखंड रिकॉर्ड द 6th हाईएस्ट फायर काउंट्स इन द कंट्री, इंक्रीज ओवर 28.3 टाइम्स। ओके, यानी कि इंक्रीज ज़्यादा यहाँ पर हुआ है, सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है उत्तराखंड में, लगभग 28 गुना तक यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा केसेस अभी भी उड़ीसा के हाथ में ही हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कि नवंबर 2020 से लेकर के 177 पूरा इंक्रीज हुआ है। अभी ये बहुत ज़्यादा डाटा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, आपको थोड़ा सा तो ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, अगर हम बात करें इंडिया की स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के हिसाब से, तो जो आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है, इसको यहाँ पर ध्यान में रखना। इंडिया के अंदर जो ग्रोइंग स्टॉक है वो यहाँ पर राइज ट्रेंड देखने के लिए मिला है, ठीक है। ग्रोइंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? देखिए, ग्रोइंग स्टॉक का मतलब होता है जितना भी वुडी एरिया है उसमें ट्री भी कवर हो जाती है, वुडेड लैंड भी कवर हो जाती है, ऐसी लैंड जहाँ पर ट्री नहीं है लेकिन वुड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर है। वॉल्यूम ऑफ ऑल लिविंग ट्रीज, ठीक है, इन द गिवन एरिया ऑफ फॉरेस्ट एंड वुडेड लैंड भी यहाँ पर कवर हो जाती हैं, तो उनको यहाँ पर टोटल ग्रोइंग स्टॉक के रूप में जाना जाता है, और ये जो है वो इंक्रीज यहाँ पर हुआ है, ठीक है, राइजिंग ट्रेंड देखने के लिए मिले हैं। ग्रोइंग स्टॉक प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन एग्जिस्टिंग वुड रिसोर्सेज पर बात करता है, केवल फॉरेस्ट पर नहीं, फॉरेस्ट के अलावा जितने भी वुड के रिसोर्स हैं लाइक बैम्बू वगैरह ETC, ठीक है, उन सभी पर फोकस करता है, और इन सब में इंक्रीज देखने के लिए मिला है। ओके, इस चीज़ पर ये इन्फॉर्मेशन बताता है कि वुड रिसोर्सेज जो हैं वो कितने हैं और उनके हिसाब से कितना कार्बन जो है वो इनके अंदर समा सकता है, इस चीज़ की बात यहाँ पर की गई है। टोटल ग्रोइंग जो स्टॉक है इंडिया का वो 6.9% से इंक्रीज़ हुआ है। कितना हो गया है नॉट इम्पोर्टेंट, बट 2015 में कम था, ये इंक्रीज़ हुआ है। ओके, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो ग्रोइंग स्टॉक है उसके वॉल्यूम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, उसके बाद उत्तराखंड वगैरह में मिलेंगे। ओके, इट इंक्लूड्स द स्टेम फ्रॉम ग्राउंड लेवल और स्टम्प हाइट अप टू द गिवन टॉप डायमीटर एंड ऑल्सो इंक्लूड ब्रांचेज ऑफ द सर्टेन डायमीटर्स। तो इसके अंदर में इसके बहुत ही टेक्निकल एस्पेक्ट यहाँ पर होते हैं कि क्या क्या चीज़ें काउंट होंगी, इंक्लूडिंग डायामीटर, हाइट की, इतनी ऊंचाई की कोई भी लकड़ी की चीज़ है तो उसको काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। दुनिया का ग्रोइंग स्टॉक बहुत ज़्यादा है और लगभग 30% जो है वो आपको साउथ अमेरिका में मिल जाएगा। ओके, तो ये याद रखो कि साउथ अमेरिका का ग्रोइंग स्टॉक सबसे ज़्यादा, बाकी कितना है कैसे इतना डिटेल में नहीं जाएगा, लेकिन ये मैंने आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में पूरा कवर करा दिया। ओके, इसके बाद जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके हिसाब से ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 यहाँ पर दी गई। इन्होंने बताया कि क्लाइमेट एक्शन फेलियर और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये तीनों के तीनों जो हैं वो बिगेस्ट थ्रेट हैं ग्लोबल पॉपुलेशन पर अगले नेक्स्ट डिकेड में। ये बात ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 के अंदर से बात की गई। ओके, तो ये चीज़ें इसके अंदर बेसिकली बहुत सारे साइंटिस्ट से बात की जाती है और उनका वोटिंग यहाँ पर की जाती है कि सबसे बड़ा थ्रेट क्या है, और उस हिसाब से रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश की जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्ट्स ने कहा भाई एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत सारों ने ये भी कहा कि क्लाइमेट एक्शन फेलियर की वजह से मतलब सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। एक्सट्रीम वेदर इवेंट बिगेस्ट थ्रेट आपको मिलेगा, मेजर शॉर्ट टर्म रिस्क में क्लाइमेट एक्शन फेलियर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखें वैक्सीन इनइक्वालिटी और रिजल्टेंट अनइवन इकोनॉमिक रिकवरी रिस्क, ये भी आपके सम फीचर हो जाते हैं जिससे कि सोशल फ्रैक्चर्स और ग्लोबल टेंशन यहाँ पर बढ़ेंगी। डिजिटल इनइक्वालिटी भी एक प्रॉब्लम है और साइबर सिक्योरिटी फेलियर भी एक शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म प्रॉब्लम्स यहाँ पर बताई गई हैं।
आपको जस्ट इतना याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो आपको इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलेगा वो इन चीज़ों का देखने के लिए मिलेगा, अगर हम बात करें इन द टर्म ऑफ एनवायरमेंटल। ओके, और अगर हम बात करें इकोनॉमिक सिचुएशन में तो आपको डेप्ट क्राइसिस भी देखने के लिए मिल सकता है, जियो पॉलिटिकल भी आपको टेंशंस देखने के लिए मिल सकती हैं। ये टॉप 10 ग्लोबल रिस्क हैं, आप सिर्फ शुरू के याद रखो, तीनों की तीनों एनवायरमेंट से रिलेटेड हैं, यानी कि हमें एनवायरमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा। इंडिया के अंदर अलग से रिस्क यहाँ पर बताया गया, और इंडिया में सबसे बड़ा रिस्क है फ्रैक्चर ऑफ इंटर स्टेट रिलेशंस। ओके, तो जो स्टेट्स हैं उनके आपस के बीच में जो रिलेशंस है वो अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से रिस्क यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। उसके अलावा डेप्ट क्राइसिस ऑफ लार्ज इकोनॉमीज, जो बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं और पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, उनमें डेप्ट क्राइसिस देखने के लिए मिला। वाइड स्प्रेड यूथ डिसइल्यूजनमेंट। ओके, तो यूथ किस दिशा में जा रहा है उसकी वो भी एक चिंता का विषय है। बाकी टेक्नोलॉजी गवर्नेंस भी फेल है और डिजिटल इनइक्वालिटी भी क्रिएट हो रही है। ये चुनौतियाँ आपको सारी याद रखनी है, इंडिया में कौन सी हैं। ओके, तो ये आपकी हो गई ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था। इसके अलावा अगर हम बात करें, साबरमती रिवर में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और गुजरात का जो हाई कोर्ट है उसने गवर्नमेंट को कहा है कि जितने भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं सभी का इंस्पेक्शन यहाँ पर तुरंत किया जाए। ठीक है, तो ये डायरेक्ट किया है कि जितने भी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री अहमदाबाद की फेमस है, तो उन्हीं का ही आपका उनसे रिलेटेड जो पॉल्यूशन है उनको साबरमती रिवर में जो एफ्लुएंट यहाँ पर जा रहा है उसको सब देखा जाए। ओके, तो ये आपका इस तरीके से छोटी सी न्यूज़ है, याद रखो कि साबरमती पॉल्यूशन का भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है खबर। एनिमल बायोडाइवर्सिटी जितनी कम होगी उतनी ही प्लांट्स की एबिलिटी क्लाइमेट चेंज से लड़ने में कम होगी। ठीक है, क्या न्यूज़ है, एनिमल बायोडाइवर्सिटी जितनी कम होगी प्लांट्स की एबिलिटी क्लाइमेट चेंज से लड़ने में उतनी ही कम होगी। ओके, क्यों, ये हम डिस्कस करेंगे ना आर्टिकल के अंदर। प्लांट्स अगर हम देखें तो हैव 60% लोअर चांसेस, तो ये जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के प्लांट्स के चांसेस हैं लगभग 60% तक कम हो जा रहे हैं, क्योंकि बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, इनकी संख्या यहाँ पर कम हो रही है, इनका नंबर कम हो रहा है, यानी कि इनकी डाइवर्सिटी कम हो रही है। ठीक है, देखो वर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ये सब क्या है, प्लांट्स और सीड डिस्पर्सल का काम करते हैं। जब प्लांट और सीड डिस्पर्सल होगा तभी जेनेटिक डाइवर्सिटी यहाँ पर आएगी प्लांट्स के अंदर, और जब जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी तभी क्लाइमेट चेंज से लड़ पाएंगे, क्योंकि उनमें से कुछ में ऐसा क्रॉस रिप्रोडक्शन कह सकता हूँ मैं इस तरीके का होगा कि जो क्लाइमेट चेंज से रेजिस्टेंस हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी कि म्यूचुअली बेनिफिट रिलेशनशिप आपको देखने के लिए मिलेगा। प्लांट्स और सीड जो सिस्टम है वो आपका डिपेंडेंट है एनिमल यानी कि वर्ड मैमल्स पर। ओके, तो एक से आपको फूड मिलता है, दूसरा आपको सीड को डिस्ट्रीब्यूट्स करता है। ओके, ये चीज़ मिलेगी। तो एनिमल बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से जो सीड्स हैं वो नई जगहों पर नहीं पहुंच पा रहे, जिसकी वजह से नया जो कुछ भी यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है वो क्रिएट नहीं हो पा रही, और प्लांट्स जो हैं उनका माइग्रेशन भी नहीं हो पा रहा, नया एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, नए सुटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही इफेक्ट इंडिया में भी देखने के लिए मिल रहा है। लगभग इंडिया में 45,000 स्पीसीज़ पाई जाती हैं प्लांट्स की, 91,000 स्पीसीज़ एनिमल्स की पाई जाती हैं। अगर हम पिछले 50 सालों की बात करें यहाँ पर, तो आपको मिलेगा कि 12% वाइल्ड एनिमल्स की स्पीसीज़ कम हुई है, 19% एम्फीबियंस कम हुए हैं, और 3% बर्ड की स्पीसीज़ कम हुई हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो सीड इधर से उधर जो सबसे ज़्यादा डिस्पर्स किए जाते हैं वो एलिफेंट्स और बैट्स के द्वारा यहाँ पर किए जाते हैं, और वो यहाँ पर हंट किए जा रहे हैं। अब बताइए, उनकी संख्या कम होगी तो सीड डिस्पर्सल कम होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से आप देखोगे कि सीड्स जो है वो नए रीजन में नहीं पहुँच पा रहे हैं। रेस्ट ऑफ द कंट्री में अगर हम बात करें, एलिफेंट्स हैं, हॉर्नबिल्स हैं, या फिर अदर फूड ईटिंग एनिमल्स हैं, उनकी भी डेंसिटी यहाँ पर जो है वो कम होती चली जा रही है। ये द रेस्ट ऑफ द कंट्री ऑन द अदर हैंड हैज़ अ हायर डेंसिटी। ठीक है, ये हायर डेंसिटी है, तो इस चीज़ पर ध्यान रखना कि बाकी की कंट्री में ये सब चीज़ें चल रही हैं। बट द रीज़न इज विटनेसिंग फ्रेगमेंटेशन एंड हैबिटेट डिग्रेडेशन। ठीक है, आपकी ये पॉपुलेशन तो बढ़ रही है एनिमल्स की, लेकिन और प्रॉब्लम्स है, लाइक लैंड फ्रेगमेंटेशन है, हैबिटेट डिग्रेडेशन जैसी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से सीड डिस्पर्सल में प्रॉब्लम आ रही है। मतलब प्रॉब्लम है लेकिन किसी और वजह से है। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट में हंटिंग की वजह से है, लेकिन बाकी के रीजन्स में फ्रेगमेंटेशन और हैबिटेट डिग्रेडेशन की वजह से आपको मिलेगा। इंडिया के अंदर फॉरेस्ट हैं, लेकिन वो स्मॉल पैचेस में हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में हैं। ओके, और इसकी वजह से जो एनिमल्स हैं उनको सीड डिस्पर्सल में भी प्रॉब्लम आती है। ऊपर से लाइव स्टॉक की जो ग्रेजिंग है वो भी इम्पैक्ट करता है सीड डिस्पर्सल को, और ये भी एक मेजर इशू है। इसके अलावा इन्वेजन भी एक मेजर इशू है। आपसे लिखने के लिए आ सकता है कि जो प्लांट्स जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो कम क्यों हो रही है, तो ये आप कम से कम मैंने 7 पॉइंट यहाँ पर आपको बता दिए हैं, जिनकी मदद से आप यहाँ पर अपने ऐसे को पूरा कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा लिखा हुआ है कि यस देयर वर क्रोकोडाइल्स इन ईरान एंड दे आर ट्रबल ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। ईरान जैसी कंट्री की अगर हम बात करें तो ईरान जो बेसिकली सिनो क्लेड माउंटेन्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, एरिड डेजर्ट्स हैं, हाई प्लेट्यूज हैं, और
ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। पर्शियल गर्व का कोस्ट है। तो जनरली सोचा नहीं जाता कि वहाँ पर क्रोकोडाइल पाए जाएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं। ओके, तो ईरान जैसी कंट्री में क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं। इस चीज़ का आपको पहला पॉइंट तो ये है। ईरान के अंदर दो एरियाज़ हैं, जिसमें से एक है आपका सिस्तान और दूसरा है बलूचिस्तान। दोनों के दोनों जो कि आपके अच्छे खासे एरियाज़ हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान से बॉर्डर बनाते हैं। यहाँ पर आपको भारी मात्रा में एनिमल्स मिल जाएंगे। देयर आर न्यूज़ फॉर राइजिंग अटैक ऑन पीपल ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण वाटर की स्कैरसिटी यहाँ पर हो रही है। वाटर की स्कैरसिटी के कारण क्रोकोडाइल्स रेजिडेंशियल एरियाज़ में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिनकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसा कि इंडिया में ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट का मुद्दा उठा रहता है, ऐसे ही वहाँ पर ह्यूमन जो क्रोकोडाइल कन्फ्लिक्ट है उसका मुद्दा देखने के लिए मिलेगा। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर एक टर्म दी गई है जिसका नाम है क्रोकोडाइल एक्सक्लूजन एनक्लोजर्स। ओके, ये एक विधि है जो कि ईरान के अंदर अपनाई जा रही है, जिससे कि ये इफेक्टिव रही है और क्रोकोडाइल जो अटैक हैं वो कम किए गए हैं। तो इंडिया में जब आप इन चीज़ों के ऊपर लिख रहे हैं तो आप भी यहाँ पर लिख सकते हो AEE, एनिमल एक्सक्लूजन एनक्लोजर्स। ओके, इनका यूज़ किया जा सकता है ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए। तो यहाँ से आपको इसको उठाना है। ओके, अगर लायन एनिमल कन्फ्लिक्ट के बारे में लिख रहे हो तो लायन एक्सक्लूजन एनक्लोजर्स लिख सकते हो। ओके, तो ये इस तरीके से आप इसको लॉन्च कर सकते हो। ईरान के अंदर ड्रॉट्स लगातार आते रहते हैं, एक मेजर इशू है। अवेलेबल वाटर भी, ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट यहाँ पर बढ़ रहे हैं। क्रोकोडाइल्स जो ईरान के अंदर पाए जाते हैं सेम स्पीसीज हैं जैसा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर पाए जाते हैं। लाइक मगर क्रोकोडाइल इंडिया में पाया जाता है, तो वही आपका ईरान में भी पाया जाता है। रीजनल डिफरेंसेस हो सकते हैं, उनका थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक्स अलग हो सकते हैं, लेकिन आप देखो कि ये चीज़ें सेम ही यहाँ पर चल रही हैं। क्रोकोडाइल्स को अगर हम देखें सिस्तान बलूचिस्तान एरिया के अंदर, तो गैंडो नाम से यहाँ पर जाना जाता है। और क्लाइमेट चेंज के कारण जो ड्रॉट्स की प्रॉब्लम यहाँ पर उठी है उसकी वजह से ये चीज़ें देखने के लिए आपको मिलेगा। उसके अलावा अगर हम देखें ईरान के अंदर और तरीके के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, लाइक 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन जो है वो हुआ, जिसकी वजह से आपका जो वाटर है उसकी स्कैरसिटी यहाँ पर हुई, और ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे बात करें, लिखा हुआ है टॉक्सिक इन इग्नोरेंस मोस्ट इंडियन सिटीज़ वे ऑफ सेग्रीगेटिंग डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारे पास फ्रेमवर्क तो है बट हम उसको यहाँ पर यूज़ नहीं कर पा रहे, ना ही हमारे फ्रेमवर्क के अंदर आपको ये आर्टिकल पढ़ के आपको समझ में आएगा। देखिए, हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं अलग अलग तरीके के। घर को सैनिटाइज करने के लिए आप अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हो, पावर बल्ब हैं, ट्यूब लाइट्स हैं, ओके, बहुत सारी मेडिसिन हैं, ऑइंटमेंट्स है, ये सब चीज़ें यूज़ करते हो। इन सभी में हार्मफुल केमिकल्स पाए जाते हैं, इन सभी में हार्मफुल केमिकल्स पाए जाते हैं, और ये आपके घर के अंदर में मौजूद हैं। इन सभी को, जितने भी ऐसे टॉक्सिक गार्बेज हैं, इनको डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट कहते हैं, जो कि डोमेस्टिक सोर्सेज से यहाँ पर निकल करके आता है। ओके, और ये जब आप आपकी कूड़े की गाड़ी में यहाँ पर डालते होगे तो ये बाहर चला जाता है, और बाहर जाने के बाद अगर इसका एग्जिस्ट यानी कि मैनेजमेंट सिस्टम ठीक नहीं हुआ, तो ये जो आपका हजार्डस बेस्ड डोमेस्टिक एरिया से निकला है, ये स्मॉल क्वांटिटीज़ का तो होता है, लेकिन जब बाहर जा कर के लैंड फिल्स में पाइल अप होगा, अदर डंपिंग ग्राउंड्स में पाइल अप होगा, तो वहाँ से टॉक्सिक हैवी मेटल्स निकलेंगी, आपकी फूड चेन में एंटर करेंगी। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स लाइक पेस्टिसाइड्स जो इन पार्टिकल्स में होते हैं, उनका भी इफेक्ट पड़ेगा, और तो और हार्मफुल गैसेस भी देखने के लिए मिलेंगी, और वहाँ की जो चारों तरफ की मिट्टी है वो भी प्रदूषित होगी, एयर भी वहाँ की ख़राब हो जाएगी। ओके, ये समझ में आया आपको। देखिए, बात करते हैं डोमेस्टिक हजार्डस बेस्ड की। यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डोमेस्टिक हजार्डस बेस्ड का कोई भी मेंशन नहीं है, सॉरी, डोमेस्टिक हजार्डस बेस्ड अपना जो बेसिकली ये टर्म यूज़ की गई है इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अंदर। इसके अंदर लिखा हुआ है कि क्या होगा एक डोमेस्टिक हजार्डस बेस्ड। डिस्कार्डेड पेंट ड्रम्स हो, पेस्टिसाइड कैंस हो, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब्स हो, ट्यूब लाइट हो, एक्सपायरी मेडिसिन हो, ब्रोकन मरकरी थर्मामीटर हो, बैटरीज हो, निडल्स हो, सिरिंजेस हो, कंटेमिनेटेड गोज हो, ये सब जितना भी हाउस होल्ड लेवल पर सामान निकल करके आता है, ये सब डोमेस्टिक हजार्डस बेस के अंदर काउंट कर दिया है। डेफिनेशन के अंदर हर चीज़ नहीं लिखी गई है, इसलिए डेफिनेशन इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, पहली प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगी। रूल्स की अगर हम बात करें, रूल्स के अंदर कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है कि सिगरेट बट्स इसमें अंदर काउंट होंगे या नहीं होंगे। सिगरेट के जो पीछे के हिस्से यहाँ पर बच जाते हैं, वो एक भारी मात्रा में सोर्स है, हैवी मेटल वहाँ से निकलती हैं, और अदर केमिकल्स का भी सोर्स वो वहाँ पर बनते हैं।
तो डेफिनेशन के अंदर सिगरेट बट्स का कोई भी मेंशन नहीं किया गया, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रूल्स के हिसाब से, हाउस होल्ड को वेस्ट सेग्रीगेट करना पड़ता है इन वेट, ड्राई और डोमेस्टिक हजार्डस कैटेगरी के अंदर। 3 कैटेगरी के अंदर वो जो नीले, हरे और बायोलॉजिकल डिब्बे आते हैं ना, उस तरीके से यहाँ पर करना पड़ता है। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ ये हजार्डस वेस्ट को कलेक्ट करती हैं या फिर कलेक्शन सेंटर बनाती हैं आपके घर के 20 किलोमीटर के चारों तरफ, ओके, ताकि आप खुद ही जा करके उनको डिस्पोज कर सको। ऑलराइट, लोकल अथॉरिटी को इस चीज़ में सेफ्टी रखनी चाहिए कि इसको डिस्पोजल फैसिलिटी तक किस तरीके से लेकर के जाना है। रूल्स ये भी डायरेक्ट करते हैं अथॉरिटीज़ को कि आपको नेसेसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है और आपको लोगों को बताना है। 2018 में इसको संशोधन करके बताया गया कि लोगों को बताइए कि किस तरीके से डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट हार्मफुल होता है, लेकिन किसी भी तरीके का आप देखो कि बट नन ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स हैव बीन ट्रांसलेटेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन ग्राउंड लेवल पर किसी तरीके का काम नहीं हो गया है। वेस्ट कलेक्ट किया जाता है लेकिन कंट्री के पास ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है जिससे कि वो वेस्ट को ट्रीट कर सकें। एक डिस्पोजल फैसिलिटी अगर हम बात करें, वहाँ पर इंजीनियर्ड लैंडफिल्स यहाँ पर होने चाहिए इस तरीके के, जो कि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस हों, जो कि और जो आपका टॉक्सिक मेटल है उसको ग्राउंड वाटर में जाने से रोकें, और तो और या फिर उसका कंट्रोल्ड इंसिनरेशन हो या फिर उनको पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए। ओके, कंट्री में इस समय सिर्फ और सिर्फ 45 ऐसी फैसिलिटीज़ हैं। अगर हम देखें केमिकल एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर जो हैंडबुक आई थी, जो 2019 में मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर रिलीज़ की गई, देयर आर ओनली 45 ऑफ दीज फैसिलिटीज़। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम, हर तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पर हो गई। इसके अलावा एक सॉल्यूशन दिया गया है, ये रहा। ये सॉल्यूशन काफ़ी काम का हो जाता है। यहाँ से यूपीएससी ने कई सारे क्वेश्चन निकाल रखे हैं। गिवन द पुअर परफॉर्मेंस, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की पुअर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिली। कंट्रीज़ ने क्या किया है कि अभी तक ये जो दायित्व है डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट का, ये थोपा हुआ है लोकल बॉडीज़ पर और सिटीजन्स पर। ओके, तो कंट्री क्या कर सकती है, कंट्री जो हजार्डस वेस्ट यहाँ से निकला इसको एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में ला सकती है। मतलब जिसने उस प्रोडक्ट को बनाया है उसका डिस्पोजल, कलेक्ट और उसकी चैनलाइजिंग भी वही करेगा यूज़ करने के बाद, ठीक है। तो इसका जो दायित्व है लोकल अथॉरिटीज़ पर ना दे करके, जो इंडिविजुअल्स हैं उन पर ना दे करके कंपनीज़ पर दिया जाए जिन्होंने उस प्रोडक्ट को बनाया है। तो पोस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनके कलेक्शन की, ये सब मैन्युफैक्चर को दी जाए। इंडिया में ईपीआर टाइप की जो पॉलिसीज़ हैं ये अभी सिर्फ प्लास्टिक प्रोडक्ट के लिए लागू हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लागू हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स के लिए लागू हैं। अभी डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट और इन सब प्रोडक्ट्स के लिए ये सब चीज़ें लागू नहीं हैं। कनाडा के अंदर डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट के लिए भी ईपीआर पॉलिसी 1990 से वर्क कर रही है, तो इंडिया में भी इसको यूज़ किया जाना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इतना आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं। टोंगा के अंदर वोल्केनिक इरप्शंस देखने के लिए मिले। क्या इससे ग्लोबल क्लाइमेट अफेक्ट होगा? जी हाँ, बिल्कुल अफेक्ट होगा, लेकिन वो कितनी मात्रा में होगा इस चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं। जब एक वोल्केनिक इरप्शन होता है तो भारी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो एरोसोल के रूप में आपकी हवा में यहाँ पर फैल जाते हैं और वो आपका जो सन का रेडिएशन है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इस एरिया के नीचे जो लैंड है वहाँ पर आपका टेम्परेचर कम हो जाता है, क्योंकि ऊपर से सन का रेडिएशन नीचे नहीं आया है, रिफ्लेक्ट हो गया है, नीचे का एरिया कम हो जाता है और इसको नाम दिया जाता है ग्लोबल कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। तो ग्लोबल कूलिंग इफेक्ट किस तरीके से होता है ये मैंने आपको समझा दिया। ओके, तो ये आपका टोंगा वोल्केनिक इरप्शन यहाँ पर हुआ। अगर हम इससे पहले बात करें तो 1991 में एक इरप्शन हुआ था, एक एक्सप्लोजन हुआ था जिसका नाम था माउंट पिनाटाबो, जो है फिलीपींस के अंदर, ठीक है। वहाँ पर आपका वोल्केनिक इरप्शन हुआ था। 15 मिलियन टन सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में गई थी। जितनी ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में जाएगी उतना ही ग्लोबल कूलिंग इफेक्ट बढ़ेगा, उतने ही एरोसोल पार्टिकल्स यहाँ पर क्रिएट होंगे। लेकिन अगर आप देखें टोंगा वोल्केनिक की, तो यहाँ पर सिर्फ 0.4 टेराग्राम ही यहाँ पर जो SO2 है वो वातावरण में गई है, यानी कि ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ेगा, ज़्यादा ग्लोबल कूलिंग इफेक्ट नहीं होगा। ओके, तो एक्सट्रीम लेवल ऑफ SO2 रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं और आपका जैसा कि पहले रिपोर्ट किए गए थे 1991 में, ऐसे इतने भारी मात्रा में SO2 वातावरण में नहीं गई है। ये आप सोच रहे होंगे कि ग्लोबल कूलिंग इफेक्ट है तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन SO2 जैसी जो गैसेज हैं इनके अलग ही इफेक्ट यहाँ पर पड़ते हैं। लाइक ओशियन एसिडिफिकेशन में भी वर्क होता है और एसिड रेन में भी यहाँ पर वर्क होता है। ओवरऑल ये अच्छी नहीं है, इसलिए एक सस्टेनेबल मेथड नहीं है ग्लोबल टेम्परेचर को कम करने का। ओके,
जब 1991 में माउंट पिनाटबो में एक्सप्लोजन हुआ था तो 0.5 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो नीचे गिर गया था। इसका मतलब ये है कि जो टोंगा यहाँ पर वोल्केनो यहाँ पर आपका इफेक्ट हुआ है, जिसमें कि सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में नहीं निकली है, इससे कुछ चेंजेस नहीं होंगे, ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर नहीं पड़ेंगे। अपियर्स अनलाइकली टू हैव अ सिग्निफिकेंट कूलिंग इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ग्लोबली। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर याद में रखनी है। बाकी आप देखो कि टोंगा जैसी कंट्री की लोकेशन कहाँ है। ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, और ये न्यू कैलेडोनिया, ये रहा आपका फिजी, और फिजी के अंदर आपको मिल जाएगा पैसिफिक ओशन की यहाँ पर बात हो रही है। ओके, ये वोल्केनो इस तरीके से रिलीज हुआ। ये है आपका कि किस तरीके से ग्लोबल कूलिंग इफेक्ट वर्क करता है। तो SO2 आप देखो तो एरोसोल्स यहाँ पर क्रिएट कर लेती है, और एरोसोल्स आर टिनी लिक्विड ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन द एयर। आप देख सकते हो इमेज में, इस आपके एरिया में यहाँ पर एरोसोल्स हो गए, जिसकी वजह से ऊपर से जो आने वाली रेडिएशंस हैं ये वापस चले जाते हैं, और नीचे का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर कम हो जाता है। ओके, ऐसा ही आपको माउंट पिनाटेबो में भी देखने के लिए मिला था, और ये सब चीज़ें आपको याद में रखनी है। कूलिंग यहाँ पर हो जाती है, इसको कूलिंग इफेक्ट कहते हैं। मैंने क्लियर कर दिया, बाकी ये सब चीज़ें लिखी पड़ी हैं इधर। दूसरा यहाँ पर निकल के आया, नियंडरथल इनहेरिटेड जीन्स वेरिएंट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट सेवियर कोविड-19। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, जो आपकी एक टर्म निकल के आई है जिसका नाम है हैप्लोटाइप, और हैप्लोटाइप इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ DNA वेरिएंट्स इनहेरिटेड टुगेदर बिकॉज ऑफ हाउ सिमिलर दे आर। तो सिमिलर टाइप के जो आपके DNA वेरिएंट्स होते हैं उनके ग्रुप को हैप्लोफाइट यहाँ पर कहते हैं। तो इस जस्ट डेफिनेशन को याद रखिएगा, बाकी स्टडी आपके काम की नहीं होती। फिर आपका आता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो कि एक्वा कल्चर्स में देखने के लिए मिल रहा है, और कैन हिट एक्सपोर्ट, जिसकी वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर कम हो सकते हैं। सेंटर ने इस चीज़ को वार्न किया। तो अगर हम देखें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की, ये सिग्निफिकेंट अटेंशन देखने के लिए मिल रहा है। यूपीएससी भी इस पर काफ़ी फोकस कर रहा है। AMR है, ABR है, ठीक है। एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस भी सिमिलर टर्म्स हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ओके, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक सिग्निफिकेंट अटेंशन है, और पूरी दुनिया को इम्पैक्ट कर रहा है, इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट है। होता कैसे है, ये होता है एंटीबायोटिक के मिसयूज से। याद रखना इस पॉइंट को कि एंटीबायोटिक के मिसयूज से आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है। ओवर यूज़ इसका किया जा रहा है एक्वाकल्चर में, लाइव स्टॉक सेक्टर में भी इसका भारी मात्रा में यूज़ किया जा रहा है, और इसकी वजह से जो बैक्टीरियाज की एबिलिटी है वो यहाँ पर आप देखो कि वो यहाँ पर बढ़ जाती है। वो ड्रग्स उन पर कोई भी असर नहीं करती, जिसकी वजह से AMR यहाँ पर बढ़ जाता है। अभी मैं आपको इस चीज़ को यहाँ पर क्लियर करूँगा किस तरीके से चीज़ें आगे यहाँ पर चलती हैं। ओके, देखिए, सेल ऑफ माइक्रोबियल्स इन बल्क क्वांटिटी टू एक्वाकल्चर फार्मर्स, स्पेशली श्रिम्प एक्वाकल्चर जो यहाँ पर है उसमें सीरियस कंसर्न देखने के लिए मिल रहा है। इंडिया जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट श्रिम्प एक्सपोर्टर है। अगर हमने भारी मात्रा में एंटीबायोटिक्स का यूज़ एक्वाकल्चर में किया तो रिस्क हेल्थ यहाँ पर हो सकते हैं, और हमारे जो शिपिंग कंसाइनमेंट्स हैं जो इंडिया से दूसरे लाइक यूरोपियन यूनियन वगैरह को जाते हैं, वो वहाँ पर उन चीज़ों को रोक देते हैं टैरिफ्स लगा करके, जिसकी वजह से ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। ओके, एक होते हैं टैरिफ बैरियर्स, एक होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो नॉन टैरिफ बैरियर्स यहाँ पर लगा दिए जाते हैं, तो इस वजह से हमें देखने के लिए मिलेगा कि एंटीबायोटिक्स उनको श्रिम्प में मिल जाती हैं, जिसकी वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है, और ये नुकसान वाली चीज़ हो जाएगी। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहे, कोई डिसिसिव एक्शंस नहीं लिए गए, तो एक्सपोर्ट जो हैं वो बहुत तेज़ी से कम होंगे। द सेल ऑफ 20 सब्सटेंस शुड बी कम्प्लीटली बैंड फ्रॉम यूज इन श्रिम्प एग्रीकल्चर। तो श्रिम्प एग्रीकल्चर में जो 20 ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जा रहा है, उनको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। और एंटीबायोटिक्स की जो सेल है उसको भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स हों चाहे एक्वाकल्चर फार्मर्स हों, उनको भी बताया जाए, उनको रेगुलेट किया जाए, उनको मॉनिटर किया जाए कि यूज़ तो नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को। ओके, इसमें हमारी एक चीज़ है जो काम में आ सकती है, जिसका नाम है मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स। ये आपको मुझे समझाना है, जितना भी बोल्ड इटैलिक में लिखा हुआ है, ओके, उस सबको आप यहाँ पर देख सकते हैं। मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स एक गेम चेंजर हो सकती हैं, जो कि लाइव स्टॉक सेक्टर, रूरल रिमोट एरिया के अंदर मदद कर सकते हैं। ये एक GPS ट्रैक्ड 4 व्हीकल बैन है। ओके, और इसके अंदर 1 वेटेरेनियन होता है, एक पैरा वेटेरियन, मतलब डॉक्टर्स इसके अंदर में यहाँ पर बैठे हुए होते हैं, जो कि डायग्नोसिस, इक्विपमेंट, ट्रीटमेंट, माइनर सर्जरीज वगैरह कर सकते हैं। और ये आपका मोबाइल
है तो ये आपकी चल भी सकते हैं क्योंकि व्हीकल है। ओके, और ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स इस तरीके की यूनिट्स हैं जो कि घर घर जा कर के आपकी जो ये समस्या है इसका समाधान यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस इनिशिएटिव्स के जरिए जो डेयरी फार्मर्स हैं रूरल एरिया में या दूर रहते हैं, जो कि अपने घर से दूर तक नहीं आ सकते ट्रीटमेंट के लिए, उनको डोर स्टेप सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स का उपयोग करके जो इनएडिक्वेट टेस्टिंग का गैप है उसको भी पूरा किया जा सकता है। ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ जो नहीं हो पा रही हैं उनको भी यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। तो ये मॉडल जो है इसने एएमआर के इशू को कम कर सकता है, ये मिटिगेट कर सकता है, और ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। जब सॉल्यूशन लिख रहे हो तो इसको ज़रूर से यहाँ पर लॉन्च करना। ओके इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, किसके लिए? जो डॉक्टर्स हैं, वेटरनेरियंस हैं, उनके लिए भी यहाँ पर होगा। ट्रीटमेंट बाय पीपल विद लिटिल और नो फॉर्मल ट्रेनिंग फ्रिक्वेंटली रिजल्ट इन द मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो इस तरीके से आपको मिलेगा। इसकी वजह से एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और एएमआर का इशू यहाँ पर क्रिएट होता है। ये ह्यूमंस में भी है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो हाई लेवल ऑफ मिल्क लॉस देखने के लिए मिल रहा है। स्मॉल फार्मर्स जिनके अंदर जो मैस्टेटाइटिस से यहाँ पर डिजीज़ से कैटल्स यहाँ पर बिलोंग करते हैं, उनके अंदर फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेस देखने को मिल रहा है। फार्मर्स की इनकम कम हो रही है क्योंकि मिल्क का प्रोडक्शन कम हो रहा है। ये सिमिलर क्राइसिस आपको एंटी माइक्रोबियल्स का ह्यूमन हेल्थ में भी देखने के लिए मिलेगा, जिससे कि एनिमल हेल्थ पर भी असर पड़ता है और एनिमल फूड प्रोडक्शन भी लॉन्ग टर्म के लिए अफेक्ट हो जाता है। ओके, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं आपको एक बार और क्लियर कर दूं, आपने एंटीबायोटिक्स खिलाई, आप बहुत लंबे समय तक यहाँ पर एंटीबायोटिक्स का यूज़ यहाँ पर करते रहे और गलत तरीके से भी यूज़ करते रहे, जिसकी वजह से जो आपके शरीर के बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोब्स हैं, जो भी आपके थे वो सारे के सारे उनको इस चीज़ की लत पड़ गई, उनको आदत पड़ गई। तो जब आप आगे एंटीबायोटिक्स उनको देते जा रहे हो, अब उन पे कोई असर नहीं पड़ रहा, वो अब कुछ भी प्रतिक्रिया यहाँ पर नहीं दिखाते। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि ये दिक्कत का काम बन जाता है। ऐसे ही दूसरा निकल कर गया है इनइफेक्टिव मैजिक बुलेट्स। एंटीबायोटिक्स को मैजिक बुलेट्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि प्रॉब्लम को झटके में ठीक कर देते हैं, लेकिन ओवर अगर यूज़ आपने यहाँ पर किया तो ये आपकी इनइफेक्टिव हो जाती हैं। तो इनइफेक्टिव मैजिक बुलेट्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज नाउ द लीडिंग कोज ऑफ डेथ अक्रॉस द ग्लोब। पूरी दुनिया में लीडिंग कोज बन चुका है डेथ्स का। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज नाउ द लीडिंग कोज ऑफ डेथ अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये बात बताई गई ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के द्वारा। इन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा लोग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से ही मर रहे हैं। HIV से भी इतने नहीं मर रहे हैं, मलेरिया से भी इतने नहीं मर रहे जितने AMR से यहाँ पर मर रहे हैं। ओके, तो ये सब जो कोज होता है एंटीबायोटिक्स से होता है। मैंने आपको बताया एंटीबायोटिक्स को मैजिक बुलेट्स यहाँ पर कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा जो बर्डन है वो सब सहारन अफ्रीका में देखने के लिए मिलेगा और हाई इनकम कंट्रीज़ भी इससे बची हुई नहीं है। एक्सेसिव यूज़ करते हैं, अलग गलत तरीके से यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स का, तो पैथोजेंस जो हैं लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स, ये रेजिस्टेंस हो जाते हैं, इन पर फिर कोई असर नहीं पड़ता आप कितनी भी एंटीबायोटिक्स यूज़ करते रहो। तो नो लॉन्गर रेस्पॉन्ड टू द मेडिसिन, मेडिसिन पे कोई असर नहीं करते और उस इन्फेक्शन को ट्रीट करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अलग अलग तरीके की रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो है वो आपकी ट्रीट नहीं हो पाते। ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन होने लगते हैं, निमोनिया, हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड इन्फेक्शन एंड फूड बोर्न एलिमेंट्स भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि बहुत मुश्किल हो जाते हैं ट्रीट करने। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ओके, वन एरिया ये भी है कि वी आर नॉट इनोवेटिंग फास्ट एनफ टू डेवलप इफेक्टिव वैक्सीन। इसके लिए इफेक्टिव वैक्सीन्स भी यहाँ पर नहीं बन पा रही हैं, मेडिसिन है या फिर ट्रीटमेंट है, ये भी नहीं बन पा रहे हैं। और करंट एक्शन प्लान्स ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है जिससे कि MR को रोका जा सके। मतलब हमें और ज़्यादा अच्छे प्लान्स लेने की ज़रूरत है ताकि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को रोका जा सके। उसके अलावा यूनिलीवर का जो प्लास्टिक सैचेट है, आप अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स देखते होंगे, 1 रुपये 2 रुपये में जो शैम्पू वगैरह के पैकेट्स यहाँ पर आते हैं। यूनिलीवर एक कंपनी है और इन्होंने यहाँ पर केमिकल रिसाइकलिंग प्लांट लगाया था, ये फेल हो गया, इंडोनेशिया में लगाया था। ठीक है, तो इसके कुछ कारण यहाँ पर बताए गए हैं, आपको सिर्फ कारण पढ़ने हैं, बाकी डिटेल छोड़ सकते हो। इनसरमाउंटेबल लॉजिस्टिक्स, फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस देखने के लिए मिले। लॉजिस्टिक्स में भी प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं और टेक्निकल चैलेंजेस भी यहाँ पर हैं। साथ ही साथ जो पैकेट्स यहाँ पर बनाए जाते हैं इनकी मोटाई भी काफ़ी ज़्यादा होती है, इनकी लो रिसाइकलेबिलिटी पोटेंशियल देखने के लिए मिल रहा है और टेक्नोलॉजी यहाँ पर फेल हो जा रही है, यानी इनको रिसाइकल नहीं किया जा रहा क्योंकि इनका जो साइज़ है वो काफ़ी मोटा होता है। ओके, जनरली जो आपकी ये पॉलीथीन है ये 50 से 75 mm की यहाँ पर होती है। ओके, इससे भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि बहुत ही ज़्यादा
जो मोटी है वो यहाँ पर चीज़ होती है, जिसके लिए जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं वो अलग से चाहिए होती हैं। द प्लांट कुड नॉट ओनली प्रोसेस मोनोलेयर सैचेट्स टू मेक और डिफरेंट काइंड ऑफ पैकेजिंग। तो सिर्फ मोनोलेयर जो सैचेट्स हैं उनको ही कर पा रहा है ये ट्रीट, और जो आपकी बाई लेयर्स वगैरह हैं उनको नहीं कर पा रहा है। ये कुछ चैलेंजेस हैं, कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा एक प्रॉब्लम नज़र आई, सेंटर में रिड्यूस मॉइस्चर कंटेंट लिमिट फॉर व्हीट पैडी, वाई दिस हर्ट फेलियर। देखिए सेंटर ने यहाँ पर कहा है कि जो हम प्रक्योर करते हैं फार्मर्स से, जब हम फार्मर्स से सामान खरीदेंगे, गेहूँ चावल खरीदेंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बांटने के लिए, ओके, एमएसपी पर जो खरीदा जाता है, ओके, तो सरकार ने कहा है कि जब हम खरीदेंगे तो हम चेक करेंगे कि उनका व्हीट है, उनकी पैडी है, उसमें मॉइस्चर कितना है, ओके। सरकार ने लिमिट बांधी हुई है। सरकार ने कहा है कि जो व्हीट है उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 12% से 14% होना चाहिए, और जो पैडी है यानी राइस है उसके अंदर 16% से लेकर के 17% तक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो फार्मर्स हैं उनके जो व्हीट हैं, राइस हैं, उसमें मॉइस्चर का कंटेंट इससे ज़्यादा है, ओके। अगर मॉइस्चर का कंटेंट 12% से ज़्यादा हुआ तो फार्मर्स को पूरा पैसा नहीं दिया जाएगा, उसका कुछ पैसा यहाँ पर काट लिया जाएगा, ओके। एट प्रेजेंट फार्मर्स हैव टू टेक अ प्राइस कट, ठीक है, एमएसपी पर पैसे को काट लिया जाता है अगर आपके जो व्हीट है उसके अंदर मॉइस्चर की लिमिट 12% से ज़्यादा है। तो अगर आपके स्टॉक में मॉइस्चर की लिमिट 14% से ज़्यादा है तो आपका सामान खरीदा ही नहीं जाएगा, ओके। ये बात को आपको ध्यान रखना है। अब सरकार यहाँ पर सोच रही है कि इस मॉइस्चर जो कंटेंट लिमिट है इसको और ज़्यादा रिड्यूस किया जाए, यानी कि अब आपके में 10% भी यहाँ पर है तब भी आपका नहीं खरीदा जाएगा। तो फार्मर्स के लिए दिक्कत है, नहीं है बिल्कुल है, मैंने समझा दिया क्यों है दिक्कत, ओके। तो वाई दिस हर्ट फार्मर्स, फार्मर्स को इसीलिए हर्ट करता है कि 12% पर ही उनका जो बेसिकली सामान है वो स्टॉक है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ओके। तो ये तो काफ़ी बड़ी दिक्कत हो गई। तो अगर रिसेंट प्रपोजल्स अगर आ गए तो आपका जो मॉइस्चर कंटेंट जिसमें 12%, 10% उससे ज़्यादा है, उसमें प्राइस कट तो छोड़ो, आपका सामान खरीदा ही नहीं जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ओके। तो मॉइस्चर कंटेंट ये बहुत पुराना इशू रहा है और इससे अच्छे प्राइसेस नहीं मिल पाते। दूसरी बात, क्यों ये मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, इसमें भी दिक्कत है। अनटाइमली रेन यहाँ पर होती है तो प्रोक्योरमेंट सीजन में, एंड लैक ऑफ शेल्टर्ड स्टोरेज स्पेस, तो स्टोरेज के लिए कोई स्पेस भी नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से फार्मर्स जो हैं वो अपने स्टॉक को ड्राई नहीं रख पाते, उनका जो स्टॉक है उसके अंदर मॉइस्चर की लिमिट बढ़ जाती है और इससे उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो यहाँ पर कम हो जाती है। तो सरकार इसी चीज़ को कह रही है यहाँ पर कि हम इसको अभी और कम करेंगे तो फार्मर की सिचुएशन यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ओके। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे, सरकार ऐसा क्यों करना चाह रही है, क्यों लिमिट को कम करना चाह रही है? सरकार कह रही है कि जितना ड्राई यहाँ पर फूड ग्रेन होगा उतना ही अच्छा है, और इस तरीके से आप देखोगे कि इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन, जिससे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उतना ही अच्छा यहाँ पर बांट सके, ओके। हायर द मॉइस्चर इन द क्रॉप द मोर डिफिकल्ट, इसको स्टोर करना मुश्किल हो जाता है जितना ज़्यादा मॉइस्चर इसके अंदर होता है। अगर हम हार्वेस्टिंग की बात करें, हार्वेस्टिंग के बाद व्हीट ज़्यादा मॉइस्चर को व्हीट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब आपने व्हीट को यहाँ पर निकाल लिया तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, और जो राइस है वो यहाँ पर इसको लॉस करता है, उसके अंदर से मॉइस्चर जो है लॉस हो जाता है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो व्हीट जो है वो 15% से 22% तक मॉइस्चर यहाँ पर रखता है जब उसको हार्वेस्ट करते हैं। इसीलिए फार्मर्स उसको जो है वो सुखा देते हैं, और सुखाने के बाद उसका कुछ पानी यहाँ पर उड़ जाता है, मॉइस्चर है वो यहाँ पर उड़ जाता है, फिर उसको मंडी में ले जा करके बेचा जाता है, ओके। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एफसीआई टू ब्रिंग द प्रोड्यूस टू द ऑप्टिमम लेवल बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन, और द एफसीआई गोडाउंस भी इस तरीके के मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बेस नहीं है। तो इसमें भी फार्मर्स के ऊपर ही सारा बर्डन यहाँ पर डाल दिया गया है कि आप ही यहाँ पर मॉइस्चर को कम करके लाइए, जबकि ये काम एफसीआई का होना चाहिए। एफसीआई प्रोक्योर करे और उसके अंदर जो कंडीशंस हैं उसको सुटेबल बनाए। तो ये समझ में आना चाहिए आपको। उसके बाद स्टडी ऑन हैदराबाद साइंटिस्ट आइडेंटिफाइड जेनेटिक रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट फेलियर। इन्होंने हार्ट फेलियर के लिए ये बताया कि कुछ जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं और इसको आइडेंटिफाई यहाँ पर किया गया है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट हम यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ों को जानने की कोशिश कर लेते हैं। कुछ साइंटिस्ट हैं CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद के, इन्होंने जेनेटिक म्यूटेशंस को आइडेंटिफाई किया है, और इन्होंने इसका जो है वो बेसिकली एक बीमारी है जिसका नाम है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ओके। और ये एक कॉमन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो जाते हैं, और जेनेटिक म्यूटेशन का इसको एक कारण यहाँ पर बताया गया है। हार्ट की मसल्स के जो इंटीग्रल स्ट्रक्चर्स हैं वो चेंज होने लगते हैं, ओके।
और आपका जो ब्लड पंपिंग सिस्टम है वो भी एफिशिएंटली वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर की कंडीशंस बन जाती हैं। इसके कई टाइप हो सकते हैं। ओके, कार्डियोमायोपैथी इसके कई टाइप हो सकते हैं, और इनमें से जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है। तो ये जो जीन यहाँ पर म्यूटेशन हुए हैं, इनमें से एक जीन है जिसका नाम ये है, जो कि आपको याद नहीं रखना है। इसकी वजह से कार्डियक डिजीज़ ग्लोबली यहाँ पर बढ़ रही हैं। मतलब ऐसा समझो कि कुछ होता है ये सब भी, ठीक है। ये हो गया आपका। रेनफॉल चेंजेस कुड इम्पैक्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। ये न्यूज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि किस तरीके से रेनफॉल पैटर्न या क्लाइमेट चेंज के कारण मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पर इम्पैक्ट पड़ता है। याद रखना, एग्रीकल्चर सेक्टर पर तो पड़ता ही पड़ता है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर पर जब भी क्वेश्चन लिखने के लिए आएगा तो आप आराम से लिख पाओगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लगातार क्लाइमेट चेंज के कारण इंक्रीज इन नंबर एंड डेज ऑफ रेनफॉल देखने के लिए मिल रहा है। मतलब ज़्यादा समय तक रेनफॉल हो रही है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पर हो रही है, जिसकी वजह से उसके अलावा ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज भी है, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ उस पर खतरा यहाँ पर है। ये एक नई स्टडी हुई, इन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया। एक स्टडी इससे पहले भी हुई थी, इन्होंने यहाँ पर बताया कि ग्लोबल मीन टेम्परेचर अगर 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर बढ़ जाता है 2021 तक, तो ग्लोबल इकोनॉमी का आउटपुट 7 से लेकर के 14% तक कम हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर इन्होंने बताया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। स्टडी जो हुई है इसने ये बताया है कि जितने ज़्यादा वेट डेज इंक्रीज होंगे, यानी जितनी ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पर पड़ेगी और एक्सट्रीम तरीके से रेनफॉल यहाँ पर पड़ेगी, उससे जितनी भी प्रोस्पेरस कंट्रीज़ हैं उनको भी नुकसान यहाँ पर होगा, क्योंकि उनके जो सेक्टर हैं वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पर डिपेंड हैं। याद रखना कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर तभी चलते हैं जब उनके लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से प्रोवाइड किया जाएगा। इसी वजह से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर भी हर्ट होंगे। इंडिया के अंदर भी स्टडी हुई, इंडिया में भी बताया गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर सबसे ज़्यादा हर्ट यहाँ पर होंगे। इन्होंने ये भी बताया 2021 में साइक्लोनिक स्टॉर्म, फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड, क्लाउड बस्ट के कारण लगभग 5 मिलियन हेक्टेयर की लैंड जो है वो यहाँ पर ख़त्म हुई है एग्रीकल्चर के कारण। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी क्लाइमेट चेंज से वल्नरेबल है, यानी छूटा हुआ नहीं है। और ये जो है वो आपकी सप्लाई चेन है, पूरी सप्लाई चेन हैविली डिपेंड ऑन रॉ मटेरियल, जिसकी वजह से आपका ये सेक्टर भी इम्पैक्ट होगा। अल्टरिंग सोइंग डेट्स, कब फसल को बोना है, कब उसको काटना है, कब इरिगेशन लगाना है, ये सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका इम्पैक्ट पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर। तो वन साइज फिट फॉर ऑल जो अप्रोच है वो इंडिया में वर्क नहीं करती, क्योंकि अलग अलग तरीके के एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं। तो आपकी जो पॉलिसीज़ बेनिफिट कर सकती हैं गुजरात में, ज़रूरी नहीं है कि वही पॉलिसीज़ आंध्र प्रदेश में भी काम करें। ओके, तो वन सॉल्यूशन इसका ये है, एक सॉल्यूशन आप इसको जो यूज़ कर सकते हो वो ये है कि आप इनकॉपरेट करो क्लाइमेट रिलेटेड एडप्शन टेक्नोलॉजीज़ को इन द सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड एंड लैंड एंड लाइव स्टॉक होल्डिंग्स ऑफ हाउस होल्ड। ओके, तो ये एक तरीके का बेसिकली आपका सर्वे है, सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। ओके, और इसको पब्लिश किया जाता है बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट आपको ये याद रखना है। और इसके अंदर आप क्लाइमेट रिलेटेड एडॉप्शन स्ट्रेटजीज़ को इन्वॉल्व कर सकते हो, जिसके बारे में हमें पता लगे कि हर एक सेक्टर में कितना रिस्क यहाँ पर है और क्या क्या सेफगार्ड हम उनके पास हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, या फिर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा सकती हैं। साथ ही साथ क्लाइमेट प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ताकि लेबर फोर्स जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर उसको सेफ रखा जा सके। सप्लाई चेन को प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है, इससे ओवरऑल जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सस्टेनेबल रहेगी, वो पॉजिटिव रहेगी। और ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर जाननी थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि रेनफॉल चेंज या क्लाइमेट चेंज से कैसे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सर्विस और एग्रीकल्चर सेक्टर इम्पैक्ट होते हैं। तो अगर अगली न्यूज़ की तरफ चलें तो 5G टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में यहाँ पर लाई जा रही है। इसके कुछ आपको इफेक्ट देखने के लिए मिलेंगे जो कि निगेटिव है। ओके, तो यहाँ पर हुआ क्या कि जो यूएसए की और अदर इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी वो उनका शेड्यूल डिसरप्ट हो गया बिकॉज ऑफ 5G टेक्नोलॉजी। तो हमें इस चीज़ को यहाँ पर समझना है कि 5G टेक्नोलॉजी को जब हम यूज़ कर रहे हैं, इंडिया में भी इस चीज़ को लाने की बात चल रही है और कई सारे एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पर चल रहे हैं, तो उससे क्या क्या यहाँ पर इफेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म डिबेट है, काफ़ी समय से चल रही है कि अब अगर हम 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क या फिर 5G का ग्राउंड पर अगर हम मतलब यूज़ करते हैं अराउंड द वर्ल्ड, तो क्या क्या उसके इम्प्लीमेंटेशन होंगे। तो एक निगेटिव इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर निकल करके आता है। देखिए, जो यूएस की मेजर एयरलाइंस हैं उनकी सारी की सारी जो एयरक्राफ्ट हैं वो सारे के सारे डिसरप्ट यहाँ पर हुए ड्यू टू 5G टेक्नोलॉजी। ये न्यूज़ थी।
अब इसके अंदर देखिए कि एयरक्राफ्ट के अंदर एक मीटर होता है जिसका नाम होता है एल्टीमीटर। इस एल्टीमीटर का काम होता है कि ये एल्टीट्यूड को नापेगा, मतलब एयरक्राफ्ट ज़मीन से कितना ऊपर उड़ रहा है। साथ ही साथ ये डिस्टेंस भी कैलकुलेट करता है कि आगे से कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है तो वो कितनी दूर है, ओके। या फिर डेस्टिनेशन, उसकी दूरी को यहाँ पर देख सकता है। लो विजिबिलिटी कंडीशंस में भी ये इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए हुआ क्या कि ये जो एल्टीमीटर है इसकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है, ओके। इसकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है और इस रेंज के अंदर ही, इस सिमिलर रेंज के अंदर ही आपको 5G टेक्नोलॉजी की रेंज देखने के लिए मिल जाएगी। तो होता क्या है कि जब आप एल्टीमीटर को चालू करते हैं, मान लीजिए कि आप एल्टीट्यूड मापने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें जैसे ही आपने इसको यूज़ किया, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है एल्टीमीटर की वो मैच कर जाती है ग्राउंड बेस्ड 5G नेटवर्क से, और आपकी जो कम्युनिकेशन है या फिर आपका जो डाटा मिलना चाहिए वो यहाँ पर गलत हो जाता है, ओके। तो ये चीज़ मैं आपको इस इमेज के ज़रिए समझा देता हूँ। देखिए रडार अल्टीमीटर्स यूज़ किए जाते हैं और ये आपके ग्राउंड से मीज़र डिस्टेंस को यूज़ करने में कि कितनी दूरी पर आप, कितनी ऊंचाई पर आप यहाँ पर उड़ रहे हैं। तो ये जो आपके एयरक्राफ्ट हैं इनके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं लाइक दिस एल्टीमीटर, ये 4.2 से लेकर के 4.4 गीगा हर्ट्ज रेंज में यहाँ पर वर्क करते हैं, ओके। अब आपके जो 5G सिग्नल्स हैं उनकी भी सिमिलर वेवलेंथ यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। सिमिलर इसी रेंज के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलेगी। आप दोनों दोनों तरीके से देख सकते हो कि रडार फ्रीक्वेंसी की क्या रेंज है, ये रही, और यहाँ पर आप देखिए 5G फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या है, तो ये रही। तो इसकी वजह से क्या है कि इंटरफेरेंस होता है एल्टीमीटर में और फैटल एरर्स देखने के लिए मिलती हैं। तो एल्टीमीटर अपनी सही से माप नहीं दे पाता और जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट के टकराने का जो वो है आपका चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं, ओके। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए, इतना कम से कम आपको याद रखना। उसके बाद 5G वायरलेस जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर सी बैंड है और उस सी बैंड की रेंज लगभग इसी हिसाब से है कि वो आपका एल्टीमीटर की रेंज को, जो वेवलेंथ है उसके साइमल्टेनियस यहाँ पर हो जाती है। यहाँ पर बताया गया है कि रिस्क जो है वो बेसिकली तीन 5G टेक्नोलॉजीज़ के कारण हो रहा है। या तो ग्राउंड पर कोई भी 5G बेस स्टेशन हो जिसके आसपास से कोई एयरक्राफ्ट गुजर रहा हो, या फिर कोई यूज़र इक्विपमेंट हो जो कि 5G टेक्नोलॉजी पर बेस हो ग्राउंड पर, या फिर आप देखो कि एयरक्राफ्ट पर ही कोई 5G यूज़र इक्विपमेंट यहाँ पर वर्क कर रहा हो, तो इनके कारण ही दिक्कतें देखने के लिए मिलती हैं। तो 5G की जो रेडियो वेव्स हैं उनका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। इसके ऊपर और भी रिसर्च यहाँ पर चल रही है, बट अभी इतना तो यहाँ पर समझ में आया कि अगर आप मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ 5G बेस्ड का करते हैं तो उनका एयरक्राफ्ट पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, साथ ही साथ उनका जो फ्लाइंग शेड्यूल है वो भी इधर उधर हो जाता है, ओके। तो ये मिलेगी। पेपर ने यह भी बताया कि द मॉडर्न मोबाइल फ़ोन जो कि हाई पावर इंटरनेशनल इमिटर के रूप में यहाँ पर हैं, बेसिकली ईएमआई की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस यहाँ पर क्रिएट कर देता है, जो कि जैसा आपको इस इमेज के अंदर दिखेगा कि रेडियो जो रडार फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर जाती है आपकी 5G फ्रीक्वेंसी से। तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कह देते हैं। किसी भी चीज़ में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हुआ तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम के जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पर जिस रेंज में होने चाहिए वो उस रेंज में नहीं रह पाते, जिसकी वजह से आपका रिस्क ऑफ एल्टीमीटर माल फंक्शन दिखता है, ओके। तो इतना पॉइंट आप यहाँ से ध्यान में रखोगे। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि बहुत सारी मिटिगेशन मीजर्स अपना रहे हैं कि इस तरीके के रिस्क यहाँ पर ना हो, क्योंकि ऐसे रिस्क बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। और इन्होंने किया है, इन्होंने किया है कि अब 5G जो टेक्नोलॉजी है उसको एयरपोर्ट पर यूज़ नहीं किया जाएगा, मतलब उसके आसपास यूज़ नहीं किया जाए अभी जब तक इसके ऊपर स्टडी नहीं हो जाती। और साथ ही साथ जो इनकमिंग या आउटगोइंग एयरक्राफ्ट हैं ऑन बोर्ड भी इसको यूज़ करने के लिए मना किया गया है। इसके अलावा 13 इंडियन सिटीज़ ऐसी हैं जो कि 5G टेक्नोलॉजी को लेकर के आने की बात कर रही हैं। तो ये इंडिया के लिए भी एक चैलेंज यहाँ पर बन जाता है कि हम किस तरीके से एल्टीमीटर वगैरह का जो सिस्टम है उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच कर पाते हैं, या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी को 5G टेक्नोलॉजी की फ्रीक्वेंसी से अलग कर पाते हैं, इनके गैप को वाइड कर पाते हैं, ओके। तो हमें इस गैप को भी वाइड करना है, आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो मतलब ये है कि रडार की फ्रीक्वेंसी तो आप यहाँ पर चेंज मत करो, लेकिन आप जो 5G की फ्रीक्वेंसी है उसको यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, या फिर आप इस काम को करो, ठीक है, या फिर आप इस काम को, मतलब इन दोनों की जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो सेम नहीं रहनी चाहिए किसी भी कीमत पर, वरना ये जो चांसेस हैं रडार एल्टीमीटर फेलियर के ये ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक। तो ये पूरी की पूरी खबर आपको यहाँ पर याद रखनी है। उसके अलावा यहाँ पर आईएमडी की एक रिपोर्ट है, इन्होंने बताया कि सुंदरबन का जो इलाका है वो सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं और उसको साइक्लोन कैपिटल ऑफ इंडिया यहाँ पर कहा गया है, ओके। साउथ अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की तो वहाँ पर है आपका एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, और सुंदरबन का सबसे ज़्यादा इलाका इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है।
तो ये साइक्लोन से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड इंडियन डिस्ट्रिक्ट है। ओके, ये रिपोर्ट ने यहाँ पर बताया 2021 में सुंदरबन में दो भारी साइक्लोन्स देखने के लिए मिले, साइक्लोन यास और साइक्लोन जवाद, जो कि 10 आए थे पूरे इंडिया में, उनमें से 2 आपको सुंदरबन में देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, स्टडी ने यह भी बताया कि साउथ 24 परगना जो डिस्ट्रिक्ट है उसके कोस्टल एरिया सबसे ज़्यादा द मोस्ट अफेक्टेड पार्ट ऑफ द कंट्री यहाँ पर बन चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि आपका जो सुंदरबन का इलाका है वो लगातार, जैसे 2019 में साइक्लोन बुलबुल देखने के लिए मिला और 2020 में साइक्लोन एम्फन यास जावेद देखने के लिए मिले 2021 में। ओके, 2019 में भी आयला 2009 में भी आयला नाम का जो था वो डिवास्टेटेड साइक्लोन के रूप में यहाँ पर था। ओके, तो इन्होंने यही बताया कि what stand out is that 70% ऑफ द साइक्लोन्स वर ऑफ सेवियर कैटेगरी, जो सुंदरबन एरिया में आए सेवियर कैटेगरी के साइक्लोन्स देखने के लिए मिल रहे हैं। साथ ही साथ वेस्ट बंगाल के अंदर है पूर्वा मेदिनीपुर, और यहाँ पर भी आपको हाईएस्ट साइक्लोन वल्नरेबिलिटी देखने के लिए मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा साइक्लोन आते कहाँ पर हैं, आते यहाँ पर हैं 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन पूर्वा मेदिनीपुर में सबसे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ उड़ीसा के बालेश्वर को भी जो वल्नरेबिलिटी ऑफ सेवियर साइक्लोन में टॉप किया गया है, मतलब सबसे ज़्यादा जो सेवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के लिए वल्नरेबल है वो है आपका बालेश्वर इन उड़ीसा। ओके, तो ये चीज़ मिलेगी। अगर हम वल्नरेबिलिटी की बात करें तो साउथ 24 परगना जो है वो सेकंड मोस्ट वल्नरेबल हो जाता है सभी तरह के साइक्लोन्स के लिए, और थर्ड हो जाता है सेवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स के लिए। ऐसा ज़्यादा डाटा यहाँ पर नहीं याद रखना, बट ये समझो कि वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। उसके बाद एनजीटी ने यहाँ पर ऑर्डर दिया है। हरियाणा के अंदर 15 केमिकल इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो कि भारी मात्रा में केमिकल्स का प्रोडक्शन कर रही थी, स्पेशली फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पर बना रही थी, और उनको ये बनाने की परमिशन भी नहीं दी गई थी, तो उनको यहाँ पर बंद कर दिया गया है। एनजीटी ने ऑर्डर दिया है 15 केमिकल जो यूनिट्स हैं वो अब बंद होंगी। द कंपनीज वर मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मेल्डिहाइड विदाउट एनवायरमेंटल क्लियरेंस, इनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी नहीं था, और साथ ही साथ ये सेफ गार्ड को भी नहीं अपना रही थी। ओके, और साथ ही साथ वाटर को भी कंज्यूम कर रही थी, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो भी पॉल्यूट हो रहा था, और साथ ही साथ एयर पॉल्यूशन भी देखने के लिए मिल रहा है, और हेल्थ हजार्ड भी देखने के लिए मिल रहे हैं। अनट्रीटेड एफ्लुएंट तो निकलेगा ही जब इंडस्ट्री यहाँ पर है, और साथ ही साथ आप देखो कि ग्राउंड वाटर में भी डंपिंग यहाँ पर की जा रही थी, जिसको हम कहते हैं रिवर्स बोरोलिस के कारण। ओके, और ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड इन द अफेक्टेड ग्राउंड वाटर हैव रिड्यूस्ड टू ऑलमोस्ट जीरो ड्यू टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि इन कंपनीज ने यहाँ पर डिस्चार्ज किया, जिससे पीएच लेवल यहाँ पर डिक्रीज हो गए, और वाटर ड्रिंकिंग के पर्पज से यहाँ पर नहीं बच पाता, अगर बचता भी है तो उसको पहले ट्रीट करना पड़ता है। ओके, तो ये प्रॉब्लम्स थी जिनका सॉल्यूशन के लिए एनजीटी ने इनको बंद ही कर दिया। आंध्र प्रदेश के अंदर जो सरकार है उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जितने भी ऐसी वुमेन फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो नेचुरल फार्मिंग यहाँ पर कर सकें। किस तरीके का सपोर्ट, तो ये आप देखोगे कि फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा 70,000 वुमेन्स को, जो कि शेड्यूल कास्ट से होंगी, जिससे कि नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाए, मार्जिनल फार्मर्स की इनकम बढ़ाई जा सके, ये सब काम किए जा सके। नेचुरल फार्मिंग के अंदर बेसिकली जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के अंदर हम किसी भी तरीके का केमिकल यहाँ पर नहीं डालते, ना ही किसी भी तरीके से इनपुट पर कोई भी पैसा खर्च नहीं करते हैं। इनपुट कॉस्ट हमारी ज़ीरो यहाँ पर आनी चाहिए, इसीलिए इसको रखा गया है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। मतलब हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का यूज़ करें, हम मैन्यूर को उगाएं तो वो अपने फील्ड के अंदर ही उगाएं, सीड को उगाएं तो वो भी आपके जो सीड हैं वो प्रीवियस क्रॉप्स के यहाँ पर होने चाहिए। डिजीज़ पेस्ट के लिए भी आपका जो पैसा है वो भी यहाँ पर खर्च नहीं होना चाहिए। तो रिड्यूस करनी है डिपेंडेंसी ऑन परचेज इनपुट। ओके, ये सब काम होंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज फोर्स करेगा ट्रांस बाउंड्री फिश स्टॉक्स को टू मूव फ्रॉम हैबिटेट माइग्रेशन पाथ। रिपोर्ट एक आई, उन्होंने इस बात को बताया कि हर एक कंट्री के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होते हैं उनमें जितना भी फिश स्टॉक होता है जिसको वो अपने इकोनॉमिक पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं, फिशिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए यूज़ करते हैं, अब वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट होंगे क्लाइमेट चेंज से। मान लीजिए कि 2 इकोनॉमिक जोन हैं, एक इंडिया का, एक पाकिस्तान का, और ऐसे ही आपको और कंट्रीज़ के भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर एक पर्टिकुलर मात्रा में फ़िश देखने के लिए मिलेंगी, यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर मात्रा में फ़िश देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन अगर यहाँ का वातावरण उन फ़िश के लिए अच्छा नहीं हुआ तो वो फ़िश यहाँ से माइग्रेट कर जाएंगी। और वातावरण कैसे चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज के कारण। तो यहाँ की जो फ़िश हैं वो आपकी इस वाले जो EEZ है उसमें चली जाएंगी, या फिर इस वाले में चली जाएंगी, और यहाँ पर जिसका भी इकोनॉमिक जोन है उसको घाटा देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि
हाईली डिपेंडेंट हैं फिशरीज़ पर, वहाँ से उनकी लाइवलीहुड आती है, फूड सिक्योरिटी उन्हें यहाँ पर मिलती है, तो वो यहाँ पर उभरी हैं। और साथ ही साथ हॉट स्पॉट ऑफ ट्रांस बाउंड्री शिफ्ट, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके कारण दुनिया भर की कंट्रीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि फ़िश इधर चली गई है तो अब उनके रिसोर्सेज यहाँ पर रहे नहीं हैं, तो वो दूसरी कंट्री से लड़ाइयाँ यहाँ पर शुरू करेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजिंग ओशियन कंडीशंस, क्योंकि क्लाइमेट चेंज यहाँ पर हो रहा है जिससे कि ओशियंस की कंडीशन चेंज हो रही हैं, तो बहुत सारी मेराइन स्पीसीज ऐसी हैं जो कि अपने हैबिटेट को छोड़ करके अपने जो ऑप्टिमल एनवायरमेंटल नीचे, यानी कि उनका जो रहने का जगह है जो कि सुटेबल हो उनके रहने के लिए, उस ऐसी जगह पर जाएंगे जिससे ट्रांस बाउंड्री फिश स्टॉक देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको मिलेंगी। एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल फिशरीज़ एग्रीमेंट्स उनको यहाँ पर चेंज किया जाए, क्योंकि अब ये यहाँ पर स्टडी हुई है जो कि की गई बाय ग्लोबल चेंज बायोलॉजी के द्वारा, और इन्होंने कहा है कि जितने भी एग्रीमेंट हैं वो सारे चेंज किए जाएं, क्योंकि ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी कि अब फिशरीज़ का जो प्रोडक्शन है वो वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले होता था। जो कंट्रीज़ ज़्यादा करती हैं हो सकता है बट आगे आने वाले समय में वो कम करें ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, और जो कंट्रीज़ यहाँ पर कम प्रोडक्शन करती हैं वो ज़्यादा कर सकती हैं। ओके, तो ये देखने के लिए मिलेगा कि बिटवीन द कंट्रीज़ पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट होंगे, इसलिए उनको अपने एग्रीमेंट्स को अभी चेंज करना पड़ेगा। ये चीज़ आई। उसके अलावा एनजीटी ने यहाँ पर लॉन्च किया है फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन, और इससे क्या है जो फ्लाई ऐश का मैनेजमेंट है उसको बूस्ट किया जा सकेगा, साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के दौरान बाई प्रोडक्ट निकलता है जिसको फ्लाई ऐश कहते हैं उसका ईजी डिस्पोजल यहाँ पर किया जा सकेगा। ओके, तो 18 जनवरी 2022 को ये ऑर्डर दिया गया एनजीटी के द्वारा कि ये कॉन्स्टिट्यूट करेंगे फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन, और इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया। मिशन का प्राइमरी गोल होगा कि ये कोऑर्डिनेट करेगी, मॉनिटर करेगी जितने भी इश्यूज़ हैं रिलेटिंग टू द हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ फ्लाई ऐश और इससे एसोसिएटेड इश्यूज जितने भी हैं उन सभी को मॉनिटर और कोऑर्डिनेट करने का काम, मैनेजमेंट करने का काम और उसको यूटिलाइज करने का काम इस फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन का होगा। मिशन जो है वो जॉइंटली हेड किया जाएगा बाई सेक्रेटरीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ कोल पावर एंड चीफ सेक्रेटरीज ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इन सब के द्वारा इसको यहाँ पर आपका हेड किया जाएगा। सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोडल एजेंसी है इस मिशन की, इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और साइंटिफिक मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए, यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया जाए, उसके ऊपर यहाँ पर बात की जाएगी। फ्लाई ऐश जो है वो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि रिलीज़ हो, इसीलिए ये एक अनवांटेड और अनवांट रेसिड्यू है जो कि कोल कंबशन के दौरान रिलीज़ हो जाता है कोल थर्मल पावर प्लांट से। ओके, और इट इज़ इमिटेड अलोंग विद फ्लू गैस भी निकलती हैं यहाँ से, और ये सब चीज़ों के चलते आपको पता चलेगा कि ये बहुत सारे सरफेसेस पर जाकर के जमा हो जाती हैं, जिससे कि हमारा जो अल्बीडो है वो यहाँ पर कम हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्बेंट होने लगता है सूरज के प्रकाश का, और ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर क्रिएट होती है। ओके, फ्लाई ऐश कलेक्टेड एज अ हेल्प टू प्रेसिपिटेशन, और इसको यहाँ पर कलेक्ट करने के लिए हम प्रेसिपिटेटर्स का यूज़ यहाँ पर करते हैं जो कि बेसिकली कन्वर्ट करता है बेड सिलरी को इनटू द मिनिमम फ्यूजिटिव डस्ट इमिशंस। तो ये क्या है कि इसको गीला कर लिया जाता है, इसको वेट कर लिया जाता है और पानी में इसको सोलेबल यहाँ पर बना करके पाइपलाइन वगैरह के ज़रिए इसको डिस्पोज किया जाता है, और इसके लिए इस सब मेथड यहाँ पर यूज़ किए जाने चाहिए। इससे पहले फ्लाई ऐश नोटिफिकेशन भी रिलीज़ की गई थी 2021 की, और अब रिलीज़ किया गया है फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ये जो मिशन है ये ज़्यादा चीज़ों को कवर करता है कंपेयर टू द फ्लाई ऐश नोटिफिकेशन 2021। आप देख सकते हैं कि दोनों के अंदर ही मॉनिटरिंग की बात की गई है, और आपका जो ये नया वाला मिशन है इसके अंदर आप देखो कि रोड मैप डेवलप करने की बात है, जबकि फ्लाई ऐश नोटिफिकेशन के अंदर ऐसी कोई भी बात यहाँ पर नहीं की गई थी। एक चीज़ जो फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन के अंदर नहीं लॉन्च की गई है वो है ये वाली थर्ड पार्टी कंप्लायंस ऑडिटिंग नहीं होगी कि आप डिस्पोजल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, जबकि फ्लाई ऐश नोटिफिकेशन के अंदर इस बात की बात थी। ओके, तो ये चीज़ आपको इतना याद रखना है। उसके बाद इन्होंने बताया कि क्लाइमेट और फूड प्राइसेस यहाँ पर राइज़ हो रहे हैं, दोनों चीज़ें राइज़ हो रही हैं, जिसका कारण बताया एक्सट्रीम वेदर इवेंट, और इसकी वजह से जो फूड इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। आप देखो इंडिया में भी होलसेल इन्फ्लेशन रेट्स नवंबर 2021 में बढ़ करके 14.23% हो गए, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स के इन्फ्लेशंस को अगर यहाँ पर बढ़ते हैं तो इससे एक कंसर्न बन जाता है कि रिटेल इन्फ्लेशन भी यहाँ पर बढ़ेगा, और रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे जो आपके फूड के प्राइसेस हैं वो डबल डिजिट में यहाँ पर चले जाते हैं। आप यहाँ पर देखिए इमेज के अंदर
CPI और WPI इन्फ्लेशन दिखाए गए हैं। WPI इन्फ्लेशन को देखिएगा लाल रंग की पट्टी में, तो आपको दिखेगा कि 14.23% पर यहाँ पर चल रहा है। CPI इन्फ्लेशन से भी ऊपर देखने के लिए मिलता है। ओके, अब ये क्या होता है, ये थोड़ी सी इकोनॉमिक टर्म्स हो जाती हैं, तो इनको फिलहाल यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि ये रिटेल इन्फ्लेशन के प्राइसेस को यहाँ पर बढ़ा देता है। हायर इन्फ्लेशन देखने के लिए मिल रहे हैं, ये अनएक्सपेक्टेड थे, क्योंकि सरकार ने काफ़ी अच्छे मेजर्स भी लिए हैं और WPI को कम करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि ये जो इन्फ्लेशन रेट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो इसका कारण यहाँ पर बताया जा रहा है, इसका कारण है कि दिस वॉज ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड दिस ट्रेंड इज़ नॉट लिमिटेड टू इंडिया। और इसका कारण आपको पता चला कि वेदर इवेंट्स के कारण ये चीज़ें हो रही हैं, और ये सब चीज़ें सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में ये सब चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि वेदर इवेंट ये चीज़ें मिलेंगी। एक्सट्रीम वेदर इवेंट के कारण आपकी जो क्रॉप्स हैं वो डैमेज होती हैं, क्रॉप डैमेज होंगी, प्रोडक्शन कम होगा, प्राइसेस यहाँ पर इंक्रीज़ होंगे, साथ ही साथ जो सप्लाई ऑफ वेजिटेबल्स है वो भी यहाँ पर कम हो जाती है, जिससे कि जो मार्केट्स में फूड के प्राइसेस हैं वो यहाँ पर बढ़ जाते हैं। इसके बावजूद अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल के कारण मार्केट्स भी फ्लडेड हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पर भी बाढ़ आ जाए, जैसे FCI के स्टॉक्स यहाँ पर ख़राब पड़े रहते हैं, इस तरीके से ही आपको और कंट्रीज़ में भी सिमिलर सिचुएशन देखने के लिए मिलेगी। FAO ने अपनी फूड प्राइस इंडेक्स में भी इस बात को यहाँ पर बताया था कि फूड प्राइसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा हाई चल रहे हैं इस समय, और लगभग 28% ओवर द प्रीवियस ईयर ज़्यादा आपको फूड प्राइसेस देखने के लिए मिलेंगे। वेजिटेबल्स के प्राइसेस भी 50% तक ऊपर यहाँ पर गए हैं। ओके, 2019 की तुलना में अगर हम बात करें तो। ओके, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, न्यूज़ के अंदर चलती रहती हैं। यूनिसेफ जो है वो आपका पैसा इकट्ठा कर रहा है और $255 मिलियन यहाँ पर इकट्ठे किए हैं। ईस्टर्न और साउथर्न अफ्रीका में डेवलपमेंट का वर्क किया जाएगा। इस बार सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया गया है, तो इस चीज़ के ऊपर बात उठी कि भाई इतना ज़्यादा पैसा आपको क्यों चाहिए, तो यूनिसेफ ने यहाँ पर बताया, एक तो हम अफ्रीका के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ जितनी भी फैमिलीज़ हैं उनको न्यूट्रिशन काउंसिल भी प्रोवाइड करेंगे, पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फूड एंड फीडिंग प्रैक्टिसेस भी यहाँ पर अच्छी करी जाएंगी। ओके, कॉमन चाइल्डहुड जो इलनेसेस हैं उनको टाइमली केयर किया जाएगा, वाटर हाइजीन सैनिटेशन प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए जाएंगे अफ्रीका के अंदर, तो इसीलिए इतना ज़्यादा पैसा यहाँ पर लिया गया है। उसके बाद मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज अनेबल टू एक्सेस द ग्रीन क्लाइमेट फंड फॉर एडेप्टेशन। देखिए, एक होता है ग्रीन क्लाइमेट फंड, आपको इसके अंदर से पैसा यहाँ पर मिलता है अगर आप मतलब देखिए, अगर आप एनवायरमेंटल जो फंड यहाँ पर चाहते हैं एनवायरनमेंट के करने के लिए कुछ भी चाहते हैं, तो आप ग्रीन क्लाइमेट फंड पर जा सकते हैं। आप वहाँ से जो हैं वो क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए मनी जो यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन पता चला है कि ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो ग्रीन क्लाइमेट फंड में कंट्रीब्यूशन तो करती हैं, लेकिन उसका फ़ायदा उनको यहाँ पर नहीं मिलता। कंट्रीज़ जिनमें सबसे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है, जो कि क्लाइमेट चेंज से तबाह होने के ज़्यादा चांसेस हैं, हैव मिस्ड आउट ऑन फाइनेंसेस, उनको यहाँ पर फाइनेंसेस नहीं मिलते थ्रू द ग्रीन क्लाइमेट फंड। ये एक नई स्टडी ने इस बात को बताया। इन्होंने ये भी बताया कि अफ्रीका की सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ इसके अंदर से यहाँ पर आती हैं। क्यों नहीं मिल पाते ग्रीन क्लाइमेट फंड के बेनिफिट, तो ये कुछ चुनौतियाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसमें अगर आपको फंड चाहिए तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, साथ ही साथ बहुत ही कॉम्प्लिकेट प्रोसेस है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस गैप को यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, और डूबियस कैटेगराइजेशन भी किया गया है डाइवर्स फंडिंग का, मतलब अलग अलग तरीके से आपको क्लाइमेट बैनर के अंदर कई सारे कह सकते हैं कि सब डिवीज़न है, और उसके हिसाब से आपका कह सकते हैं कि फंड यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड अ ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ लोन्स के रूप में दिए जाते हैं, ग्रांट्स के रूप में दिए जाते हैं, ये सब चीज़ों के चलते दिए जाते हैं, जिससे कि बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो क्लाइमेट डेब्ट ट्रैप में चली गई हैं। ओके, तो ग्रांट्स का तो ऐसा है कि आपने दी तो आपको वापस नहीं लेनी, लेकिन अगर आपने लोन लिया है तो आपको वो रीपे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल फॉर क्लाइमेट फाइनेंस कनेक्टेड टू द UNFC इज GFC। देखिए, जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है ये UNFCCC के अंदर में वर्क करता है, इस चीज़ को बात याद रखिएगा। और ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है ये कोपेनहेगन अकॉर्ड 2009 से निकल करके आया था। ये ऑफर करता है फाइनेंस को, यानी क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए आपको फाइनेंस अवेलेबल कराया जाएगा। एक फ्लेक्सिबल कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर ग्रांट्स भी दी जाती हैं, कंसेशनल डेब्ट्स भी दिए जाते हैं, गारंटीज और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स भी यहाँ पर दिए जाते हैं। इस ग्रीन क्लाइमेट फंड के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जितना भी पैसा यहाँ पर जाएगा उसमें से 50% जो है वो मिटिगेशन मीजर्स के लिए जाएगा, और 50% जो है वो एडेप्टेशन के लिए यहाँ पर जाएगा। और उस 50% जो एडेप्टेशन के लिए जाएगा उसमें से आधा पैसा यानी कि 25% पैसा जो है वो मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज़ की तरफ जाना चाहिए, यानी कि स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट्स यानी कि सिट्स,
लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ यानी कि LDCs और अफ्रीकन स्टेट्स को यहाँ पर जाना चाहिए। इसके हिसाब से अगर देखें तो 154 कंट्रीज़ को इसके अंदर से फंडिंग मिलनी चाहिए थी, लेकिन आपको पता चलेगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ना तो स्मॉल स्टेट डेवलपिंग स्टेट्स को फंडिंग जा रही है, ना ही LDCs को फंडिंग जा रही है, और ना ही अफ्रीकन स्टेट्स को फंडिंग जा रही है। क्यों? क्योंकि ये कारण मैंने आपको यहाँ पर बताए। इसके अलावा ग्रीन पेलिकन्स यहाँ पर डाई हुआ इन श्रीकाकुलम, और यहाँ पर आपको मिलेगा कि ग्रे पेलिकन के बारे में आपको याद रखना है कि नियर थ्रेटन है IUCN की रेड लिस्ट के अंदर, और ग्रे पेलिकन है। और इसके अलावा एक और स्पीसीज है जिसका नाम है पेंटेड स्ट्रोक। ये आंध्र प्रदेश के कई पार्ट्स में यहाँ पर आते हैं ड्यूरिंग द विंटर, साइबेरिया से आते हैं, और ब्रीडिंग ग्राउंड यहाँ पर इनका आंध्र प्रदेश के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो ये जो यहाँ पर डाई हुआ है इसका कारण यहाँ पर अभी बताया जा रहा है पैरासाइट इन्फेक्शन के कारण। इसके अलावा अमेज़ोन यहाँ पर जो आपकी ई मार्केट प्लेस है वो आपका एक नया हेडक्वार्टर यहाँ पर खोल रहा था अफ्रीका के अंदर, और अफ्रीका के अंदर जो हेडक्वार्टर यहाँ पर खोला जा रहा था वो ऐसी साइट पर खोला जा रहा है जो कि 2 रिवर्स के कन्फ्लुएंस पर पड़ती है। एक है ब्लैक रिवर और एक है लाइस बीक। ये जो हेडक्वार्टर है अफ्रीका में खोला जा रहा है। ओके, 2 रिवर्स के कन्फ्लुएंस पर, यानी 2 रिवर्स आपकी आएंगी और वहाँ पर इसको यहाँ पर खोला जा रहा है। और ये जो आपका जगह है ये स्पिरिचुअल जगह है फॉर द कम्युनिटी, और इस कम्युनिटी का नाम है खोइसान इंडिजीनियस कम्युनिटी, जो कि अफ्रीका के अंदर पाई जाती है, स्पेशली साउथ अफ्रीका के अंदर। अब ये कम्युनिटी हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट में जाकर के कहा कि अमेज़ोन जो कंपनी है वो अपना 70,000 स्क्वायर मीटर का हेडक्वार्टर यहाँ पर तैयार कर रही है, और ये हमारे लिए जो ज़मीन है ये सेक्रेट है, ये स्पिरिचुअल जो जगह है वो हमारे लिए है, और इस पर किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये जो खोइसान कम्युनिटी है ये बेसिकली अगर हम देखें तो एंशियन ट्राइब्स हैं, और ये सान ट्राइब के भी मेंबर्स इसके अंदर हैं, और पास्टोरलिस्ट हैं। ओके, ये सब चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेंगी यहाँ से। इन्होंने ये भी कहा कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये ब्लॉक कर देगा, और अब हमें जो लायंस हेड माउंटेन है वो यहाँ पर नहीं दिखेंगे अगर ये ऑफिस यहाँ पर क्रिएट हो गया तो, और ये सेक्रेट है इंडिजिनियस कम्युनिटी के लिए। ओके, तो ऐसी सब चीज़ें हैं। इंडिया में भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चलती रहती हैं। ऐसा ही आपको जिंदल स्टील प्लांट का केस देखने के लिए मिलेगा जो कि मैंने कवर किया। ओके इसके अलावा जो ऑयल प्राइसेस हैं वो यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं, सर्जिंग ऑयल प्राइसेस, और इसकी वजह से हमें दिक्कत होगी। जो दुनिया भर के क्लाइमेट गोल्स हैं वो थ्रेटन हो जा रहे हैं, मतलब कंट्रीज इसको पूरा नहीं करेंगी अगर प्राइसेस यहाँ पर बढ़े। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे? ओके, प्राइस बढ़ेंगे तो कंट्रीज कम इंपोर्ट करेंगी, और कम इंपोर्ट करेंगी तो कम यूज़ होगा, इसका मतलब एनवायरनमेंट सेफ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, जैसे ही आपके प्राइस यहाँ पर बढ़े जो और मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना शुरू कर देती हैं। ओके, तो इन्वेस्टमेंट इन ऑयल एंड गैस असेट यहाँ पर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ओवर सप्लाई देखने के लिए मिलती है, और स्टैंडर्ड जो एसेट्स हैं ऑयल की डिमांड यहाँ पर कम भी है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा कभी तो ऑयल की डिमांड यहाँ पर बढ़ेगी। ठीक है, लेटर दिस डिकेड। ओके, तो ये चीज़ आपको समझनी है कि इन्वेस्टमेंट की तरफ से अगर हम देखें तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हो सकता है अगर ऑयल के प्राइसेस यहाँ पर बढ़ने शुरू होते हैं तो। ओके, तो ये प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? ये प्राइसेस बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशंस इन रशिया एंड यूक्रेन, और साथ ही साथ सप्लाई भी यहाँ पर रिड्यूस हो गई है। जब सप्लाई रिड्यूस होती है तो सिंपल सी बात है ऑयल के प्राइसेस यहाँ पर बढ़ेंगे। और पेरिस क्लाइमेट के जो गोल्स हैं 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान को रोकना है, और वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको मिलेंगी। ये प्राइसेस दिए गए हैं कि कितना प्राइस चल रहा है, नॉट इम्पोर्टेंट, बट आपको ये यहाँ पर समझ में आएगा कि बट दिस ट्रेंड ऑफ राइजिंग प्राइसिंग अनलाइकली लास्ट ड्यू टू द गवर्नमेंट्स क्लाइमेट कमिटमेंट, और इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट इन द ग्रेटर ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन यहाँ पर आपको मिलेगा कि बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखो। इसके अलावा बिहार में एक जीनोम सीक्वेंसिंग फैसिलिटी यहाँ पर खोली गई थी दिसंबर में, और 1 महीने बाद वो बंद हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर केमिकल्स भरपूर मात्रा में नहीं थे जिससे कि जीनोम सीक्वेंसिंग पूरी की जा सके। तो फेस अ शॉर्ट सप्लाई ऑफ रीजन, जिसके कारण ये चीज़ें आपको मिली। ये आपको छोटी सी खबर मिलेगी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार की पहली और सिर्फ ओनली जीनोम सीक्वेंसिंग फैसिलिटी थी जो कि पटना बेस्ड इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर खोली गई थी। ये अब नॉन ऑपरेशनल हो गई है क्योंकि यहाँ पर केमिकल्स यानी रेजेंट्स वगैरह की कमी देखने के लिए मिली है, तो ऐसे काम नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा छोटी छोटी न्यूज़, आयरन और सिलस पॉन्ड ब्रेक इन संबलपुर, और इससे जो आपकी पैडी वेजिटेबल फील्ड्स हैं उनमें आपका आयरन और यहाँ पर घुस गया, और जिससे कि आपके जो प्लांट्स हैं वो ख़राब हो गई। ये कहानी उड़ीसा की है। 8 गया विलेजेस बिहार के अंदर, और वहाँ पर ओपीएम उगाया जाता था, लेकिन अब ओपीएम यहाँ पर नहीं उगाया जाता, और हमने उनको इकोनॉमिकल वायबल क्रॉप्स उगाने के लिए दिया, स्किल डेवलपमेंट
वहाँ पर किया, जिसकी वजह से ब्लेजर्स को फ़ायदा हुआ। बिहार की खबर है। इसके अलावा यूके के अंदर वेरिएंट था BA.2, इसको वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया गया है। ये जो BA.2 है ये एक सब लीनिएज है ओमिक्रॉन का, और इसके ऊपर अभी स्टडी चल रही है, तो इसको वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन डिक्लेयर किया गया है। ओके, तो ये आपकी पूरी डाउन टू अर्थ कवर कर दी गई है। 1 से लेकर के 31 जनवरी तक की यहाँ पर सारी न्यूज़ कवर कर दी गई हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, आपने देखा कि नीचे कई सारे चैप्टर भी लगे हुए हैं, जिसकी मदद से आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप यहाँ लास्ट तक पहुँचे हैं तो आप वीडियो के नीचे लिखिएगा कि मैं लास्ट तक पहुँचा और मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। आपको इस चीज़ का जो है बिल्कुल भी मलाल नहीं होगा कि हमने वीडियो देखी और कुछ भी यहाँ पर नहीं सीखा। बहुत कुछ यहाँ पर है, सारी जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो क्लियर की जाती हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।